गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं हूं तैयार आपके लिए NCERT सार बैच की क्लास लेकर। सभी बच्चे जल्दी जुड़ेंगे ताकि जो चैप्टर आपका चल रहा था उसका पार्ट 3 कंप्लीट किया जा सके। आज यह चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हमारे पास 2 चैप्टर बचे रहेंगे, लेकिन दोनों चैप्टर बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही बड़े। एक तरह से देखा जाए तो फ्रीडम स्ट्रगल का एक तरह से आधा भाग अभी बचा हुआ है। 2 चैप्टर में ही फ्रीडम स्ट्रगल के मेजर पॉइंट को कवर किया गया है। ध्यान रखेंगे कि यह NCERT सार बैच है, जहाँ पर कि जितना हम एडवांस में पढ़ते हैं उतनी तो बातें यहाँ नहीं बताई जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड सारी बातें यहाँ पर क्लियर होती जाती है। अगर यहाँ आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। एक व्यवहारिक कठिनाई में यह भी महसूस करता हो कि चूंकि आपको अभी हिस्ट्री संपूर्णता में यानी होल में समझ नहीं बन पाई होगी, जैसे हम विश्व इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, विभिन्न देशों के बारे में नहीं जानते हैं, विभिन्न देशों को छोड़ दिया जाए, भारत के ही सभी राज्यों को विजुअलाइज नहीं कर पाते, यानी विजुअल इफेक्ट नहीं उत्पन्न होता है। पढ़ाई करने के दौरान एक विजुअल इफेक्ट भी होता है। जब आप गहराई से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, कई बार पढ़ लेते हैं, तो आपके साथ एक चलचित्र चलने लगता है। यानी जब आपको याद कर रहे थे, जैसे आपको कहूँ कि मैं हाथियों पर चढ़ करके, अब देखिए होता कैसे, अगर आपको कहा जाए कि हाथी पर चढ़ करके राजा युद्ध करता था, तो कितने बच्चों के मन में यह ख्याल उत्पन्न होगा कि हाथी कैसा होता है, राजा उस पर बैठा होगा तो क्या क्या राजा लुंगी और गंजी पहन करके बैठा होगा, या राजा सज धज के बैठा होगा, माथे पर मुकुट होगा, हाथों में तलवार होगा, उसके पास धनुष होगा, जो भी अस्त्र शस्त्र होंगे। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपको मैं कहूं कि हाथी पर चढ़ करके राजा युद्ध कर रहा है, तो आपके मन में कहीं यह ख्याल तो उत्पन्न नहीं हो रहा है कि हाथी घोड़े जैसा होता था, या राजा जो होते थे उसके पास AK-47 होता था। यह इफेक्ट नहीं होगा। और अगर कहा जाए कि वर्तमान में कोई गुंडा लड़ाई कर रहा है, जैसे अभी आज हाल के दिनों में एक बड़ा भारी जो गुंडा तत्व है वह चर्चा में रहा है, जिसका नाम भी आप जानते होंगे, एक बिश्नोई साहब है। बिश्नोई साहब के बारे में अगर कहा जाए कि बिश्नोई साहब ने युद्ध किया, तो क्या आपको लगता है तीर धनुष से युद्ध करते होंगे? आपके मन में ये इफेक्ट उत्पन्न होता है। जब आप पढ़ते हैं, जब भी कोई बात करते हैं, तो पहले मन में एक चित्र बनता है, और चित्र बनने के बाद फिर आप उस बात को दोहराते हैं या सामने रखते हैं। इसलिए बचपन से ही हमें सिखाया जाता है घोड़ा कैसा होता है, गाय क्या है, और फिर हम उसको जीवन में देखते भी हैं। जैसे बचपन से ही सिखाया जाता है कलर लाल रंग है। अगर आपसे कहा जाए कि लाल रंग है, तो लाल रंग आपके दिमाग में एक चित्र बनेगा कि लाल होता कैसा है। काला को देखते ही आप कह देंगे कि नहीं नहीं ये काला है, लाल रंग नहीं है। तो पढ़ाई के दौरान भी यही इफेक्ट हमें उत्पन्न करने की जरूरत होती है, और यह इफेक्ट तब उत्पन्न होगा जब आप सारी बातें समझ पा रहे होंगे। प्रयास यह है कि आपको लिख करके, समझा करके, बोल करके, डांट करके, जैसे भी हो, आपको किताबों के साथ जोड़ा जाए, ताकि आप बहुत सारी बातों को खुद भी समझ सकें। क्योंकि जो लाइन लिखा जाता है उसके पीछे भी बहुत सारी कहानी छुपी होती है। सारी बातें स्पष्ट करके नहीं समझाई जा सकती है, कुछ बातें खुद भी समझनी होती है। तो आज इस चैप्टर को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि क्या सफलता हमें मिलती है या नहीं मिलती है। बेसिकली यहाँ पर हमें 2 मूवमेंट की चर्चा करनी है, एक होम रूल आंदोलन की, और दूसरा जो कांग्रेस लीग पैक्ट हुआ था। इस दोनों की चर्चा ही यहाँ पर करनी है, तो मुझे लगता है हो जाना चाहिए। और कल मैं जब आता हूँ क्लास में, तो नए चैप्टर के साथ आऊँगा। मैं क्या चैप्टर होगा उसको मैं बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा चैट भी देखूंगा, क्लास की शुरुआत करूंगा। तो अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है वह चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, जिसके बारे में मैं कह रहा था यह आपका आज समाप्त होना चाहिए। इसके बाद 2 चैप्टर बचता है, स्वराज के लिए संघर्ष। और यह संघर्ष जो है यह आपका 1919 से लेकर के 1927 तक चलता है, और संघर्ष 2 जो है यह 1928 से 1947 तक का कवर करेगा। यानी ये दोनों चैप्टर हमारे कंप्लीट कर देगा पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को। यहाँ पर एक खासियत है ओल्ड NCERT की, इसने हर चीज को कवर कर लिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसने किसी चीज को स्किप कर दिया हो। एक भी पार्ट ऐसा जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं एज ए चैप्टर, एक को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं है। इसलिए हमें किसी दूसरे बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर यही हम अच्छे से कर लेते तो जो भी अन्य NCERT में लिखा गया होगा, छोटे क्लास में लिखा गया होगा या बड़े क्लास में लिखा गया होगा, सब कुछ कवर होता चला जाता है।
यही कारण है कि अभी भी इतने दिनों के बाद भी हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री में प्रेफर करते हैं पढ़ाने और पढ़ने के लिए कहते हैं 11 क्लास का और 12 क्लास का। बाकी किसी एनसीईआरटी की हमें बहुत अधिक जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चे, आशा करता हूं कि सारी बात समझ पा रहे होंगे। वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। और एक बार मैं फाइनली आपका चैट देखता हूं ताकि क्लास की शुरुआत की जा सके। वेरी गुड इवनिंग। फाउंडेशन बैच कब आएगा? अभी इसके लिए रुकिए ना, थोड़ा इसको करने देते हैं। पीडीएफ सही नहीं है, अभी नहीं आया होगा, तो आ गया होगा। मैंने डाल तो दिया था देवेश जी, उसको मैं देख नहीं पाता हूँ क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन नहीं होता है, तो मेरे पास नहीं है। दिखने लगा है ना मंजू, बहुत बढ़िया है। कल पाली पीडीएफ देवेश जी कुछ लिखा है, ब्लैक बोर्ड वाला कुछ और है। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ शिवांगी, मैं उसी की बात कर रहा था कि आपको विजुअल कैसे इफेक्ट उत्पन्न होता है। कुछ दिनों पहले लिया है, क्या बैच यूपीएससी के लिए भी है? बिल्कुल काफ़ी है सुधीर जी। या बीपीएससी के यूपीएससी सभी एग्जाम को कवर करेगा, सभी एग्जाम को कवर करेगा, जितने भी एग्जाम है सबको कवर करता है। यूपीएससी के लिए विशेष तौर पर जो आपका एडवांस लेवल का स्टेज आएगा उसका लगभग 70% यहीं से तैयार हो जा रहा है। आप जैसे ही आगे पढ़ने की शुरुआत करेंगे आपको लगेगा ये बातें तो मैंने पहले ही पढ़ी हुई है, ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही समझा हुआ है। इसलिए सभी बच्चों को कहा जाता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आप 2-3 बार रिवाइज करके पढ़िए, ताकि आपको आगे चल करके यही बातें मतलब अननोन ना लगे, यह ना लगे कि आपने इससे पहले पढ़ा ही नहीं। सब कुछ बढ़िया हो जाना चाहिए मेरे विचार से। यहां पर अब आगे अगर बढ़ते हैं तो यही चैप्टर लेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन 1905 से 1918 तक चल रहा है, ले लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 1905 से लेकर 1908 तक, आंदोलन 1905 से 1918 तक का दिया हुआ है। और यहां पर अब देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गतिविधि रहती है, राष्ट्रीय कांग्रेस की जो गतिविधि रहती है वह कैसी रहती है 1905 से लेकर के 1914 तक। ये हेडिंग है दिया हुआ, जब आप अपने बुक को देखेंगे तो वहां पर यह हेडिंग दिया हुआ है। फिर 1914 यानी 15 के बाद और 19 तक या 18 तक की गतिविधियां अलग से दी हुई है। तो हालांकि इस बीच में जब हम देखें 1905 की हम बात करते हैं तो 1905 में हमने कांग्रेस की एक गतिविधियां तो ऑलरेडी देखी हुई है, और वह देखी है बंगाल विभाजन के खिलाफ जो स्वदेशी मूवमेंट प्रारंभ हुआ था उसको। अब उसी स्वदेशी मूवमेंट में अगर कुछ बातें बची रह गई है तो थोड़ा यहां पर देख लेते हैं। खास करके इसी दौरान जब हम देखते हैं कि उग्रवादी और उदारवादी समूह के बीच में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो रहा है तो उसको कैसे संभाला जाता है, या फिर स्वदेशी आंदोलन ने कैसे उसे थोड़ा सा मिनिमाइज करने में सफलता पाई। एक दो लाइन में जरा देख लेते हैं। यह कालखंड क्या था 1905 तक, स्वदेशी 1905 तक हम क्या, इसको एक लाइन में मैं लिखना चाहता हूं। देखिए एनसीईआरटी ऐसे नहीं लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सरल तरीके से लिख देता हूं ताकि आपको जब रिवीजन करें तो सारी बातें लगे कि आपने खुद ही लिखा हुआ है। और इसके लिए थोड़ा नोट्स भी बड़ा होता है, लेकिन मजबूरी है कि जब तक मैं आपका नोट्स ना बनवा दूं तो संतोष ही नहीं होगा कि फिर बाद में आप इसको रिवीजन कर भी पाएंगे। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि 1905 तक उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के मध्य मतभेद गहराने लगे। नेताओं के मध्य मतभेद गहराने लगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों के मध्य मतभेद का बिंदु क्या है, क्या दोनों अलग अलग दिशा में सोच रहे हैं, क्या एक स्वराज चाहता है तो दूसरा स्वराज नहीं चाहता है, तो यहां पर इस गलतफहमी में मत रहना। दोनों चाहता तो एक ही बात है, दोनों चाहता है कि स्वराज मिले, भारतीयों को अधिकार मिले, लेकिन दोनों अलग तरीके से प्राप्त करना चाहता है। एक चाहता है कि प्रार्थना और प्रतिवेदन के माध्यम से प्राप्त करें, एक चाहता है उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के माध्यम से प्राप्त करें। दोनों के तरीके अंतर है, दोनों का रास्ता अलग है, बाकी पहुंचना तो दोनों को एक ही जगह है। यहां पर हम क्या देखते हैं 1905 तक उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के मध्य मतभेद गहराने लगते हैं। और मतभेद क्या होता है, गहराने लगे। यह मतभेद ब्रिटिशों से अधिकार प्राप्त करने के मतभेद वैचारिक था। यह मतभेद क्या था, वैचारिक था। कभी कभी व्यक्तित्व की टकराहट भी देखी जा सकती है, कहीं कहीं यह मतभेद व्यक्तित्व के टकराहट से भी जुड़ा हुआ था। व्यक्तित्व के
टकराहट से भी जुड़ा हुआ था, टकराहट से भी जुड़ा था। ये लाइन मैंने अलग से लिखा दिया है, जुड़ा हुआ था। कैसे जुड़ा हुआ था? व्यक्तित्व की टकराहट क्या होती है? दो व्यक्तियों के बीच का मतभेद, जैसे आप देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, दोनों महाराष्ट्र क्षेत्र के हैं, लेकिन दोनों में कभी आपसी पटरी बैठी नहीं, क्योंकि दोनों के विचार अलग अलग। बहुत सारे जगह पर आप देखेंगे कि आपका जो मतभेद होता है वो वैचारिक रहता है। आप अपने ही मित्रों के साथ देखें, कोई कुछ कहेगा, आप कुछ कहेंगे, कोई अलग विचार देगा, आप उसका उल्टा विचार देंगे। दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन यह दोनों आपसी मतलब एक तरह से सहमति नहीं बना पाते हैं। तो यह जो मतभेद था वो वैचारिक तो था ही, और कहीं कहीं यह व्यक्तित्व के टकराहट से भी जुड़ा हुआ था। तो खास करके महाराष्ट्र क्षेत्र में हम देखेंगे कहीं कहीं यह व्यक्तित्व के टकराहट से भी जुड़ा हुआ था। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं, जरा हुआ था। हालांकि स्वदेशी आंदोलन ने तात्कालिक तौर पर दोनों पक्षों के मध्य दोनों पक्षों के मध्य के विवाद को कम करने में भूमिका निभाई। कैसे? हम देखते हैं कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की तथा कांग्रेस की तथा ब्रिटिशों की इस बात के लिए आलोचना की कि वह क्या करता है? आलोचना की कि वह स्वशासन देने के प्रति गंभीर नहीं है। इसी क्रम में गोखले ने कर्जन की तुलना किससे कर दी? कर्जन की तुलना औरंगजेब से कर दी। देखिए क्या लिखा हमने, एक बार पढ़ते। 1905 तक उदारवादी एवं उग्रवादी नेताओं के मध्य मतभेद गहराने लगे। यह मतभेद वैचारिक था। कहीं कहीं पर हम क्या देखते हैं, यह मतभेद व्यक्तित्व के टकराहट से भी जुड़ा हुआ था। हालांकि स्वदेशी आंदोलन ने तत्कालिक तौर पर दोनों पक्षों के मध्य के विवाद को कम करने में भूमिका निभाई। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की तथा ब्रिटिशों की इस बात के लिए आलोचना की वह स्वशासन देने के प्रति गंभीर नहीं है, और इसी क्रम में गोखले ने कर्जन की तुलना औरंगजेब से की। अब देखिए होता क्या है कि दोनों पक्षों के मध्य विवाद तो है, दोनों पक्ष के वैचारिक आधार अलग अलग है, दोनों पक्ष का वर्गीय आधार भी अलग अलग है, और यहां पर दोनों अलग अलग तरीके से स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा अचानक से एक ऐसा कदम उठाया जाता है जिसमें दोनों पक्षों को एक होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो कदम है ब्रिटिशों का वह है बंगाल का विभाजन करना। बंगाल का विभाजन होता है तो दोनों पक्ष आपसी मतभेद भुला करके साथ आते हैं और स्वदेशी मूवमेंट चलाने के लिए प्रस्तुत होते हैं। इसी क्रम में गोपाल कृष्ण गोखले ने भी ब्रिटिशों की कड़ी आलोचना की और उन्होंने कहा कि आप स्वशासन देने के प्रति गंभीर नहीं लग रहे हैं, और इन्होंने एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि गोखले ने कर्जन की तुलना किससे कर दी? कर्जन की तुलना औरंगजेब से की। जिस प्रकार से औरंगजेब ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था, एक प्रकार से धार्मिक अप्रोच को लिया था, उसी प्रकार से कर्जन भी ऐसा कर रहा है, गोखले जी का यही कहना था। यहां पर उसने औरंगजेब से की और मौका था यहां पर कि दोनों पक्ष मिलकर के संघर्ष कर रहे थे। ठीक है, हाँ, सफल कैसे हुआ स्वदेशी आंदोलन? सफल कैसे हुआ? अगर सफल होता तो अंग्रेज चले नहीं जाते यहां से।
सफलता का मानदंड क्या होता है ये आप नहीं समझ पाएंगे तो ऐसे ही प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं। सफल नहीं होगा ना, अगर ऐसा होता तो फिर दिक्कत क्या हो जाती। फिर आगे देखते हैं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी ने की। अब देखिए यहां पर भी एक दिक्कत क्या आ जाती है कि 1905 में हम देखते हैं कि ऊपर से तो सब ठीक चल रहा है, लगता है कि उदारवादी उग्रवादी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन गोखले ने भी अगर यह विचारधारा व्यक्त किया था और स्वदेशी जैसी बातों को अपनाया था, स्वशासन जैसी बातों को अपनाया था, तो वह भी माना जाता है कि यह उग्रपंथियों के दबाव में ही अपनाया गया था। अब लग रहा था कि जैसे आप 1905 के बनारस अधिवेशन में देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले जो उदारवादी हैं वो अध्यक्ष बनते, लेकिन अब लगने लग गया था जिस प्रकार से उग्रवादियों का प्रेशर बढ़ रहा था उदारवादियों के ऊपर, अब लग रहा था कि अगला कोई अधिवेशन होगा तो उसमें जरूर उग्रवादी दल से ही जुड़ा हुआ कोई नेता अध्यक्ष बन जाएगा। और इसमें प्रबल नाम हो रहा था आपका बाल गंगाधर तिलक का, लग रहा था बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बन सकते हैं। तो उदारवादियों ने एक चाल चली और उसने कहा कि बाल गंगाधर तिलक को तो अध्यक्ष बनने नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि अगर बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बन जाते हैं तो समझो कि फिर कांग्रेस उनके कब्जे में चला जाएगा या उनकी विचारधारा को लागू करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर उदारवादियों ने एक चाल चली, उसने कहा कि ऐसा है कि अब हमारे जो वयोवृद्ध नेता हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन हैं दादा भाई नौरोजी, उनको एक बार अंतिम में अध्यक्ष बना देते हैं। अब उनके सामने भला कौन खड़ा होगा? जो आदर है दादा भाई नौरोजी का, उनके सामने तो कोई खड़ा नहीं होगा। इसलिए कलकत्ता के अधिवेशन में जहां की बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनना चाहिए था, तो वहां पर दादा भाई नौरोजी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष बना दिया और जो उग्रवादी समूह है वह भी, उसको भी चुप बैठना पड़ा। लेकिन चुप बैठा सिर्फ इस वजह से कि दादा भाई नौरोजी थे, अपने कार्यक्रमों से उन्होंने कोई समझौता नहीं किया और यहां पर दादा भाई नौरोजी पर दबाव डाल करके, या कि यूं कहे कि दादा भाई नौरोजी ने स्वीकार कर लिया कि चलो हम ऐसा करते हैं, तो जो स्वराज का झंडा है, स्वराज का झंडा फहराया वहां उग्रवादियों के साथ मिलकर के, और इन्होंने कुछ भारी भरकम प्रस्ताव भी पारित करवा लिए जिसमें स्वदेशी है, स्वराज है, राष्ट्रीय शिक्षा है आदि प्रस्ताव वहां पर स्वीकार करवा लिए। यद्यपि कि वहां पर उदारवादी नेता अध्यक्ष थे, लेकिन उग्रवादियों का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था और इसी का परिणाम रहा कि आगे शायद उदारवादियों को अब लग नहीं रहा था कि उग्रवादी रुकने वाले हैं। तो सूरत अधिवेशन 1907 में होता है और वहां पर भी तिलक को अध्यक्ष नहीं बनने दिया गया, तो वहां पर एक सूरत में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है और कांग्रेस बिखर जाता है। ये बातें यहां पर हमें स्टैब्लिश करनी है। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्या लिखा आपने? हाँ, हमने क्या लिखा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहां पर किया गया और यहां पर उग्रवादियों के दबाव में क्या होता है, इस अधिवेशन में उग्रवादियों के दबाव में, इस अधिवेशन में उग्रवादियों के दबाव में स्वशासन का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। स्वशासन का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। अब स्वशासन का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा, मैं लिख देता हूं, स्वीकार करना पड़ा। स्वशासन के प्रस्ताव को स्वीकार करने का मतलब क्या है कि कांग्रेस अब यह मांग कर रही है कि हमें स्वशासन चाहिए। स्व मतलब अपना, शासन मतलब शासन हो गया। अब कांग्रेस अंग्रेजों से मांग कर रही है कि मुझे अपना शासन दो, यानी आप शासन मत करिए, या आप रहिए तो ऊपर के स्तर पर रहिए, निचले स्तर पर मुझे शासन देना है आपको। और यह पहले प्रार्थना और प्रतिवेदन के माध्यम से मांगते थे और अब यहां पर हम आंदोलन के माध्यम से मांगने जा रहे हैं। यद्यपि कलकत्ता अधिवेशन में उदारवादी थे, उदारवादियों के सबसे बड़े नेता दादा भाई नौरोजी ही अध्यक्ष बने हुए थे, लेकिन उग्रवादियों का इतना अधिक प्रभाव था कि उसने ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार करवाने में सफलता पाई। इसका कोई मतलब नहीं निकलता है
इसका मतलब नहीं है कि अंग्रेजों ने स्वशासन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, इसका कोई मतलब नहीं है। स्वशासन का प्रस्ताव तो देखें कि आप 1940 तक स्वीकार नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस ने अपने लक्ष्य को बढ़ा दिया। कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी अभी तक कि सामान्यतया हम मांग रखेंगे ब्रिटिशों से, लेकिन कांग्रेस अब आक्रामक हो रही है। यह दिखाना यह घटना यह दिखाता है कि कांग्रेस अब अधिक आक्रामक हो रहा है। ब्रिटिशों के द्वारा मानना ना मानना तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम अपनी मांग ही अगर नहीं रखेंगे तो ब्रिटिशों के द्वारा मांगा कैसे जाएगा। अब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 15 वर्ष वहां जोड़ ले और 6 वर्ष यहां जोड़ ले, यानी 21 वर्ष के बाद हम ब्रिटिशों को कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि मुझे स्वशासन चाहिए। यानी जिस पार्टी की स्थापना होती है उसके 21 वर्ष बाद, 21 ईयर के बाद हम ऐसी मांग रखने की स्थिति में आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत मायने रखता है। हालांकि ब्रिटिशों ने इसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिशों को तो और भी कठोर आंदोलन की आदत पड़ी हुई है, और जब तक वैसे आंदोलन नहीं होंगे तो ब्रिटिशों के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। स्वीकार करना पड़ा। हालांकि वैसे दोनों पक्षों की या कांग्रेस के दोनों पक्षों की एकता क्षणिक ही रही। वैसे कांग्रेस के दोनों पक्षों की एकता क्षणिक ही रही। एकता क्षणिक ही रही क्योंकि अध्यक्ष पद के मुद्दे पर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में सूरत कहां है, अधिवेशन सूरत कहां है भैया। अब ये सब बातें तो लिखाया नहीं जा सकता ना। कांग्रेस का अगर सूरत अधिवेशन हुआ, क्या आप लोग बता सकते हैं कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में? आप लोग जवाब दे दीजिएगा, मैं लिखने के बाद देखता हूं। क्योंकि अध्यक्ष पद के मुद्दे पर कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोनों पक्षों के मध्य फूट पड़ गई तथा उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, यानी 1907 में सूरत अधिवेशन में फूट पड़ जाती है। अब सूरत अधिवेशन कहां है? तो कुछ बच्चों ने कहा मंजू बाल गंगाधर बनते बनते रह गए, कई बार ऐसा हुआ है, कभी भी वो नहीं बन पाए हैं। चलिए, शिवम पाल है, शिवांगी है, ज्योति, चलिए दिवाकर, मयंक, करदम, ठीक है, ज्योति चौहान, दिवाकर, रामू, सभी बच्चों के आंसर ठीक है। अन्य बच्चे भी नीलम राजपूत वगैरह दे रहे हैं। तो हाँ, रास बिहारी बोस, ठीक है। तो मैं बस चेक कर रहा था क्या यहाँ तक आप हैं या नहीं हैं, यहाँ तक आपने एक तरह से जानकारी अपनी रखी है या नहीं रखी है। तो बिल्कुल रखी है। सूरत कहाँ है? गुजरात राज्य में है। वर्तमान गुजरात राज्य में सूरत जैसा शहर है जहां पर कि यह अधिवेशन हो रहा है। इसी सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद के मुद्दे को लेकर के, चूंकि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनना चाहते थे और जितने भी उग्रवादी समूह थे बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाने का प्रयास 1905 से ही कर रहे थे। 1905 में नहीं बन पाए, फिर जाकर के आप देख रहे हैं 1907 में, 1906 में करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर दादा भाई नौरोजी आ जाते हैं, मन महसूस के रहना पड़ा। 1907 में लगा कि अध्यक्ष तो अब बनना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा तिक्रम लगाया गया कि जो सूरत है वहां पर, सूरत गुजरात प्रेसिडेंसी में पड़ता है और गुजरात वहां ये नियम था कि जो अध्यक्ष होगा उस प्रांत से बाहर का होगा। पहले ये अलग जगह होना था, नागपुर वगैरह में होना था, तो यहाँ सूरत में रखते। नागपुर में चूंकि तिलक का प्रभाव अधिक था तो इसको सूरत में कर दिया गया। तो सूरत में जो रास बिहारी बोस हैं उनको यहाँ पर दे दिया गया, अध्यक्ष पद का मुद्दा दे दिया गया कि भाई आप यहाँ पर बनिए। फिर तिलक जी नहीं बन पाए, लेकिन तिलक मन महसूस के रह जाते हैं। और उसी बीच में घटना क्या होती है कि जब ये बातें शुरू होती है, जब बहस शुरू होता है कांग्रेस के अधिवेशन में, तो तिलक ने सोचा कि मैं कुछ चढ़ करके मंच पर बोलता हूं अध्यक्ष की अनुमति से। अध्यक्ष ने अनुमति दिया, क्योंकि उनके ही पक्ष के थे अध्यक्ष, तो अनुमति दिया। और जैसे ही तिलक जी मंच पर पहुंचते हैं, पीछे से जो उदारवादी नेता थे उन्होंने इस बात को लेकर के आपत्ति की कि आपको बोलने का मौका क्यों दिया जाए, क्योंकि आप कांग्रेस के साधारण मेंबर हैं, आपको अध्यक्ष तो है नहीं।
इस बात को लेकर के उग्रवादी दल ने मतलब उग्रवादी दल ने कहा कि भाई जो गया है बोलने के लिए उसको आप बोलने दो। तो तिलक जी मंच पर हैं, मंच से समझाते रहे कि भाई आप लोग शांत रहो, मुझे 4 लाइन कहना है, मैं कह करके हट जाऊंगा। लेकिन दोनों पक्षों के बीच में इतना मतभेद उभर जाता है, वहीं पर सभा भवन में ही कुर्सियां चलने लगी, एक दूसरे के ऊपर कुर्सियां फेंक के मारा जाने लगा, कई लोग उसमें घायल भी हो जाते हैं। अंततः पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस ने सभा भवन को खाली करवा लिया और फिर यह अधिवेशन भंग हो जाता है और इसके बाद उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस तरह से कांग्रेस का प्रथम चरण कांग्रेस का जो मूवमेंट था उसके फर्स्ट फेज को हम देखते हैं बुरी तरह से असफल होते हुए, तो कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया। इस दौरान क्या होता है, इस दौरान या इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों को प्रसन्न करने के लिए, उदारवादियों को खुश करने के लिए एक संवैधानिक सुधार को लाने की घोषणा की, संवैधानिक सुधार को लाने की घोषणा की, जिसे क्या कहा गया है, जिसे कहा गया है आपका मार्ले मिंटो एक्ट कहा गया है। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 कहा गया है मार्ले मिंटो एक्ट 1909 कहा गया है। 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट कहा गया है उदारवादियों को खुश करने के लिए। अब देखिए होता क्या है, जरा इसको समझ लेंगे एक बार लिख करके। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने उदारवादियों को खुश करने के लिए एक संवैधानिक सुधार को लाने की घोषणा की, जिसे मार्ले मिंटो एक्ट कहा गया है। यहां पर मार्ले जो होगा वो कौन होगा, मार्ले क्या है, यह है भारत सचिव है, और लॉर्ड मिंटो जो है, लॉर्ड मार्ले कर दीजिएगा, और लॉर्ड मिंटो जो है वह क्या है, लॉर्ड मिंटो यह क्या है, वायसराय। इनके नाम पर यहां पर यह एक्ट लाया गया है। इसको हम क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम 1909 कहेंगे ऑफिशियली रूप से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो एक अधिनियम लाने की घोषणा की गई ताकि उदारवादियों को संतुष्ट किया जा सके। अब देखिए यहां पर क्या है, उदारवादी सरकार के पक्ष में है। सरकार के पक्ष का मतलब यह मत समझिएगा कि वो सरकार के फेवर कर रहे हैं, सरकार का फेवर नहीं कर रहा है, बल्कि वह चाहता है कि आंदोलन नहीं हो। सरकार को यह अच्छा लगता है कि हमारे खिलाफ कोई मूवमेंट नहीं हो। तो अब इनको लगा कि चूंकि उग्रवादी अभी बाहर गया हुआ है, इसको निकाल दिया गया है, और अगर उदारवादियों के पक्ष में हमने कुछ नहीं किया तो जनता को भी लगेगा कि उदारवादी कुछ नहीं कर रहे। इसलिए उदारवादियों को खुश करने के लिए एक बेकार सा कानून लाया गया, बेकार सा संवैधानिक सुधार कानून लाया गया, जिसको हम मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। मार्ले मिंटो एक्ट क्यों कहते हैं, लॉर्ड मार्ले जो है वह भारत सचिव के पद पर है और लॉर्ड मिंटो है वायसराय। दोनों ने मिलकर के इस एक्ट को बनाया था 1909 में, इसलिए इसको मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। और ऑफिशियल नाम इसका क्या है, भारत शासन अधिनियम 1909, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 यह लाया गया। जरा इसी पर विचार करते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किए गए। मार्ले मिंटो एक्ट के प्रावधान, मार्ले मिंटो एक्ट के प्रावधान, अब यहां पर हम इसे दो रूपों में पढ़ सकते हैं। पहले एनसीईआरटी के हिसाब से देखते हैं और एनसीईआरटी में क्या लिखा है, तब मैं इसको विस्तार में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। मार्ले मिंटो एक्ट के या 1909 के प्रावधान, डेट भी डाल देते हैं, 1909 के प्रावधान क्या प्रावधान किए गए थे जरा देखते हैं। तो यहां जो प्रावधान किया गया है, इस रूप में प्रावधान किया गया है कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारों में किसी भी रूप से कटौती ना, लेकिन कुछ भारतीयों को भी संतुष्ट किया जा सके। भारतीय कैसे संतुष्ट होंगे कि हम परिषद जो बनाया गया है, यानी वायसराय की जो काउंसिल बनाई गई थी, जिसमें अभी तक हमने देखा था 10 से लेकर के 16 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए थे, उन सदस्यों की संख्या का विस्तार कर दिया गया और उसे बढ़ा करके 60 कर दिया गया। जो अभी तक 16 था
16 था उसको बढ़ा करके 60 कर दिया, यानी 60 कर दिया। यानी अब अधिक भारतीयों को मौका मिलेगा उस परिषद में आने के लिए। लेकिन अब यहाँ करोड़ों की जनसंख्या है और उसमें केवल आपने 60 सीट आवंटित किया है, और उसमें भी निर्वाचन के आधार पर आपने केवल 27 ही रखा है, बहुत अधिक आपने सीट दिया ही नहीं है। तो इससे कोई सेटिस्फाइड कैसे होगा? लेकिन सेटिस्फाइड हो या ना हो, लेकिन यहां पर जो एक्ट लाए गए उसके क्या प्रावधान हैं, जरा इसको देख लेते हैं, किस प्रकार के प्रावधान यहां पर करते हैं। यहां पर हमने क्या देखा कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव यहां पर काउंसिल था, उसकी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा प्रांतीय काउंसिल में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। बढ़ाई गई। पहले इसको देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। संख्या बढ़ा दी गई, यानी अब अधिक भारतीयों को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना 1861 में हुई थी, जो हमने देखा था 10 से 12 सदस्यों को लेकर के। अब वहां पर कहा गया कि अधिक संख्या में भारतीय आ पाएंगे, और वह संख्या सीमित कर दिया गया 60, यानी 60 यहां पर निर्धारित कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया, और यहां कहा दिया गया संख्या बढ़ा दी गई, और यहां पर क्या होता है, सदस्यों का इनमें से अधिकांश सदस्यों का चुनाव होना था। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होना था। आप लोगों ने वोट वगैरह डाला है कि नहीं? कभी जो वोट डाले जाते हैं, क्या आप लोग डालते हैं? इनमें से अधिकांश सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होना था। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का मतलब होता है कि जिसे चुना जा रहा है उसको जनता के द्वारा डायरेक्ट वोट नहीं दिया जा रहा है। जैसे अभी आप चुनाव में भाग लेते होंगे, अगर 18 वर्ष से ऊपर की आयु आपकी है तो आप इलेक्शन में भाग लेते होंगे। 3 प्रकार के इलेक्शन में मोटे तौर पर आप भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो मुखिया के चुनाव में भाग लेते हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र या कहीं शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो भी आप विधायक के चुनाव में भाग लेते हैं, और आप संसद को भी चुनते हैं। संसद सदस्य या विधायक या मुखिया प्रतिनिधि आपके सामने डायरेक्ट होता है। आप उस व्यक्ति के नाम के आगे जो चुनाव चिन्ह होता है उस पर अपना वोट डालते हैं, और काउंट किया जाता है। जिसे वोट अधिक मिला वह चुनाव जीत जाता है। इसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। लेकिन राष्ट्रपति को तो आप ऐसे नहीं चुनते हैं। आप संसद सदस्य को चुनते हैं, आप विधायक को चुन लेते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को तो आप नहीं चुनते। राष्ट्रपति के लिए आपने वोट किया है कभी? बिल्कुल नहीं किया है, कभी नहीं किया होगा, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली है। चुनते तो आप ही हैं, वह भी निर्वाचन है, लेकिन वह अप्रत्यक्ष कैसे हुआ कि आपने विधायक को चुना, आपने संसद को चुना, और संसद और विधायक ने वोट डाल करके राष्ट्रपति को चुना। यानी आपने डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं चुना, लेकिन आपने संसद और विधायक को चुना है, तो वही आपका वोट वहां पर काउंट होगा। यानी एक 10 लाख का प्रतिनिधित्व तो मान लो एक संसद कर रहा है, तो 10 लाख व्यक्ति ने एक संसद सदस्य को जिताया, और उस संसद सदस्य ने अपने 10 लाख वोट का प्रयोग एक राष्ट्रपति के पद के लिए कर दिया। यह क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। और जो आप संसद और विधायक चुनते हैं वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। आशा करता हूं कि ये बातें आप समझ पा रहे होंगे कि पॉलिटी भी आप पढ़ते हैं तो वहां पर निर्वाचन की यह प्रक्रिया आपको स्पष्ट रही ही होगी। तो हम क्या देखते हैं, हाँ डाली है ना प्रीति, इनडायरेक्ट वोट कहते हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। चलिए डॉली, बिल्कुल आपने सही कहा। और यहां पर पीएम वोटिंग नहीं, अभी पीएम वाले नहीं, संसद के लिए आपने वोटिंग किया होगा। पीएम का चुनाव भी संसद सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इस तरह से हमने क्या देखा कि अप्रत्यक्ष मतदान यहां पर होना था। जैसे इंपीरियल काउंसिल का चुनाव किसके द्वारा होता? हम क्या देते हैं, इंपीरियल काउंसिल का चुनाव या इंपीरियल काउंसिल के सदस्यों का चुनाव कहां से होता? सदस्यों का चुनाव होता प्रांतीय काउंसिल के सदस्यों द्वारा। प्रांतीय
काउंसिल के सदस्यों द्वारा, काउंसिल के सदस्यों द्वारा होता, सदस्यों द्वारा। और प्रांतीय काउंसिल के सदस्यों को कौन चुनता? प्रांतीय काउंसिल के सदस्यों को कौन चुनता? काउंसिल के सदस्यों का चुनाव कैसे होता? सदस्यों का जो चुनाव होता वह होता आपका नगर पालिका, नगर पालिका या स्थानीय चुनाव के, या यहां करेंगे स्थानीय, स्थानीय सदस्यों द्वारा, स्थानीय स्वशासित, स्वशासित क्षेत्र के सदस्यों द्वारा, के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव होता। यानी इसमें जनता कहीं इन्वॉल्व नहीं है, प्रत्यक्ष मतदान वैसे भी अभी लागू नहीं किया जा रहा है। इसमें हमने क्या देखा? एक तरह से नगर पालिका तथा जिला परिषद के सदस्यों द्वारा इसका चुनाव किया जाता, और इसमें मुख्यतः वोटिंग राइट्स किसके ऊपर था? वोटिंग राइट किसको था? वोटिंग अधिकार जो था वह केवल अधिकार केवल बड़े वर्गों को था, केवल उच्च वर्गों को था, उच्च वर्गों को था जिसमें प्रायः धन का अधिकार भी शामिल था। केवल उच्च वर्गों को यहां पर था, वोटिंग अधिकार केवल उच्च वर्गों को ही यहां पर दिया गया था, सभी वर्गों को नहीं था। यानी तात्पर्य यह है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू नहीं था, यह भी डाल सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था, मताधिकार नहीं था, यह तो स्वतंत्रता के बाद लागू हो पाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या होता है? आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि कोई भी नागरिक अगर वयस्क घोषित हो जाता है, वयस्कता की उम्र यहां पर 18 वर्ष है, अगर कोई भी नागरिक 18 वर्ष का हो जाता है तो वह ऑटोमेटिक वोट देने के राइट को प्राप्त कर लेता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, यहां पर धन का अधिकार था। अगर किसी के पास एक निश्चित धन नहीं है, निश्चित मात्रा में वह अमीर नहीं है, तो वह वोट नहीं कर पाएगा। इसलिए पूंजीपति, जमींदार, इन्हीं सब लोगों को वोटिंग राइट्स मिले हुए थे, अन्य लोगों के पास नहीं थे। तो वोटिंग अधिकार केवल उच्च वर्गों को था, यहां ध्यान रखिएगा। जैसे हम देखते हैं कि अगर सदस्यों का विभाजन देखा जाए तो किस प्रकार से होगा? तो सदस्यों का अगर विभाजन देखा जाए, सदस्यों की संख्या तथा उसका विभाजन देखा जाए, उसका वर्गीय विभाजन है, तो यहां एनसीईआरटी में जो दिया गया है उसको देखिएगा। फिर मैं अगर कोशिश करूंगा कि यहां अगर आपने समझ लिया, ये बातें अगर समझ ली तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए वर्गीय विभाजन क्या है? सदस्यों की संख्या, कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य आपके हो जाते हैं 60। पहले कितने थे? केवल 16 सदस्य हुआ करते थे, और अब जाकर के कुल सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके 60 कर दिया गया है। जब आप एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे तो वहां पर यह संख्या आपको 69 दिखाई देगा। अब 69 और 60 में क्या अंतर है मैं थोड़ी देर में स्पष्ट करता हूं, पहले एनसीईआरटी वाली बातों को आप समझ लीजिए। अगर यहां पर समझ लेते हैं तो फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं होगी, नहीं समझेंगे तो मैं एडवांस वाले से इसका तुलनात्मक अध्ययन कर दूंगा। तो यहां पर कुल सदस्यों की संख्या जो रखी गई वह रखी गई आपका 60 रखा गया। कुल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई? यहां पर कहा गया, मान लो कि 60 की जगह आप ऐसा कर सकते हैं 68 कर दीजिए, 68 कर दीजिए, मैं इसको भी डिफाइन करता हूं। 68 कर दिया गया। और यहां अगर देखा जाए तो यहां पर जो अधिकारी सदस्य होगा, यानी जो शासकीय सदस्य होगा, इनमें से 36 कौन होगा? शासकीय सदस्य। शासकीय सदस्य का मतलब क्या होता है? शासन से जुड़ा सदस्य, शासन प्रशासन से जुड़ा हुआ, जो शासन और प्रशासन में जुड़ा हुआ है वह सदस्य आपका शासकीय सदस्य माना जाएगा। 5 सदस्य जो होगा वह क्या होगा? मनोनीत होगा। 5 क्या होगा? मनोनीत होगा। नामजद जिसको कहते हैं, मनोनीत का मतलब है यह होगा गैर शासकीय, यानी जो शासन से जुड़ा हुआ नहीं होगा। और 27 सदस्य हमारे जो हो जाएंगे वो निर्वाचित होंगे। 27 सदस्य कितना होगा? निर्वाचित होगा। और निर्वाचन कौन करेगा? जमींदारों वगैरह के द्वारा किया जाएगा। और 27 सदस्यों में जो निर्वाचित है उसका अगर विभाजन किया जाए तो यहां पर आपको जो 6 सदस्य होगा वह कितना होगा? वह होगा आपका, इसमें निर्वाचित होगा और जिसमें होगा 6 सदस्य बड़े जमींदार होंगे,
छह क्या होंगे, बड़े जमींदारों के लिए रखा गया। दूसरा जो रखा गया 2 सदस्य होगा, वह होगा बड़े उद्योगपति होगा। और रेस्ट जो होगा वह एक विभाजित होगा, किसके द्वारा, वह निर्वाचित होगा सामान्य जन। सामान्य जन का मतलब तो बिल्कुल सामान्य मत समझिएगा, हमारे आपके जैसा नहीं होगा, फिर भी वह एक बड़ा ही वर्ग होगा। लेकिन यहां पर एनसीईआरटी में जो बातें कही गई है, अगर इसको हम थोड़ा सा और डिफाइन यहां पर नहीं करें तो बात बहुत स्पष्ट नहीं है। बात यही रहेगी, इतना ही हमें पढ़ना होता है। लेकिन अभी चूंकि हमने कुछ संवैधानिक विकास को पढ़ा नहीं है, तो ये बातें थोड़ा अस्पष्ट रह जाएगा, थोड़ा सा अस्पष्ट यहां पर रहेगा कि शासकीय सदस्य क्या है, शासकीय सदस्य में भी कितने मनोनीत है या कितने शासकीय सदस्य, ये विभाजन थोड़ा सा बहुत गंभीर है, यानी जटिल विभाजन किया गया है। इसको मैं थोड़ा सा और सरल कर देता हूं, और जो एडवांस लेवल पर आपको पढ़ाया जाता है कि 1909 के अधिनियम में किस प्रकार के विभाजन सदस्यों के हुए हैं, तो उसको जरा मैं यहां पर आपको लिखा देता हूं सरल शब्दों में, तो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि वायसराय से लेकर के और छोटे सदस्य तक कहां पर कैसे यहां पर बना हुआ है, उसको मैं यहां लिखा देता हूं। यहां देखेंगे एक लाइन, लेकिन इसमें और ऐड कर दीजिए ताकि अगले वाले से पुष्टि हो सके। इसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू की गई। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू की गई। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था लागू की गई। अब ये पृथक निर्वाचन की व्यवस्था क्या है? पृथक निर्वाचन का मतलब होता है, अगर मैं यहां पर लिख दूं, पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि जिस वर्ग या धर्म के उम्मीदवार चुनाव में खड़े होते हैं, चुनाव में उतरते हैं, उसी वर्ग या धर्म के लोगों द्वारा वोट दिया जाना, इसका मतलब होता है पृथक निर्वाचन। संयुक्त निर्वाचन का मतलब क्या है, पृथक निर्वाचन का मतलब क्या है, आपको स्पष्ट होना चाहिए। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है जो वर्ग है, धर्म है, और धर्म के उम्मीदवार चुनाव में उतरते हैं, चुनाव में भागीदारी निभाते हैं, उसी वर्ग या धर्म के लोगों द्वारा वोट दिया जाना। जैसे कोई मुस्लिम उम्मीदवार है, तो मुस्लिम उम्मीदवार है तो केवल मुस्लिम लोग ही उसको वोट डालेंगे। अगर कोई धर्म के आधार पर उतरता है, तो यहां पर जो कहा गया कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया, उसका मतलब यही था किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार उतरता है तो उसको वोट भी केवल मुसलमान ही देगा, हिंदू वोट नहीं डाल सकता है। एक प्राविधान गलत हो जाता है। अगर हम देखें वर्तमान में आरक्षण व्यवस्था लागू है, जैसे आप यह जानते हैं कि किसी पर्टिकुलर सीट पर SC ST जो संसद और विधायक का सीट होता है उसमें SC और ST आरक्षण है। महिलाओं का आरक्षण अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए बिल पारित किया जा चुका है। अगर मान लो कि अभी हमने किसी ST उम्मीदवार को या SC उम्मीदवार को किसी कंस्टिट्यूएंसी से हमने खड़ा कर दिया, तो अब ऐसा नहीं कि केवल SC ST ही उसको वोटिंग करेगा। SC ST समुदाय वोटिंग तो करेगा ही करेगा, बाकी सभी लोग वैसे ही वोटिंग करेंगे जैसे सामान्य लोगों के लिए करते हैं। तो यह आपका संयुक्त निर्वाचन होगा, यानी वोटिंग राइट्स को हम नहीं बांटते, लेकिन उम्मीदवार हम पर्टिकुलर वर्ग से उतार सकते हैं। लेकिन पृथक निर्वाचन में क्या है, उम्मीदवार भी पर्टिकुलर वर्ग का होगा और वोट भी वही पर्टिकुलर वर्ग उसे देगा, चाहे जो भी हो। इसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं इसको मनोनीत कौन करता था? मनोनीत तो सरकार करेगा ना, जो मनोनयन होगा, नॉमिनेशन होगा, वो तो सरकार करेगा, वायसराय करेगा अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सहायता से। ठीक है, अब जरा इसका विभाजन देखिए आउट ऑफ एनसीईआरटी जाकर के, यानी सदस्यों की संख्या तथा विभाजन आउट ऑफ एनसीईआरटी, सदस्यों की संख्या का विभाजन, और यह लेंगे हम आउट ऑफ एनसीईआरटी समझने के लिए। आउट ऑफ एनसीईआरटी लेंगे, समझने के केवल लेंगे, क्योंकि ये अगर यहां नहीं समझते हैं तो फिर आगे भी समझने में दिक्कत ही होगी। और दोनों की संख्या में भी आपको अंतर आ रहा है। क्यों अंतर आ रहा है? जैसे अभी मैं लिखाऊंगा 68 नहीं, मैं 69 लिखाऊंगा,
तो 69 कैसे होता है और 68 क्यों वहां था, इसको भी एक बार तुलनात्मक रूप से देख लीजिए। कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, सदस्यों की संख्या जो हो जाएगी वायसराय सहित में लिख देता हूं, वायसराय सहित, यह हो जाएगा आपका 69। 69 में कितना हो जाएगा, इसका जो विभाजन करेंगे वह होगा, अतिरिक्त सदस्य जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 60। वायसराय की काउंसिल के सदस्य, वायसराय की काउंसिल के सदस्य कितने हो जाएंगे, काउंसिल के सदस्य जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 8 और एक हो जाएगा वायसराय स्वयं, ये कितना है 1 होगा। टोटल मिला के कितना हो गया 69। एनसीईआरटी में 68 लिखा गया है, क्यों लिखा गया है कि वहां पर वायसराय को एज ए मेंबर काउंट नहीं किया है, लेकिन हम लोग एडवांस पर जब जाते हैं तो वायसराय को भी काउंट करते हैं कि वायसराय भी सिस्टम का पार्ट है, उसको भी हमने काउंट कर लिया कि वायसराय भी एक होगा। 69 कर देते हैं, आप 68 कर दीजिए तो वायसराय को हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका है 8+1 ये कॉमन है, ये क्या है 8+1, वायसराय तथा उनकी काउंसिल के सदस्य, इससे कोई लेना देना नहीं है, आगे काउंसिल के सदस्य हो जाएंगे, इसका निर्वाचन पद्धति से कोई लेना देना है नहीं। अब देखते हैं कि जो बचता है आपका 60 अतिरिक्त सदस्यों का विभाजन कैसे होगा, अतिरिक्त सदस्यों का विभाजन, क्योंकि असल कहानी इसी पर होनी है, जो 60 अतिरिक्त सदस्य है सारी कहानी इसी पर आपकी लागू होगी। कैसे यहां पर लागू होती है, यहां देखते हैं, इसमें क्या होगा 28 जो सदस्य होगा वह होगा शासकीय, शासकीय मतलब होगा शासन से जुड़ा हुआ, जिसको हम कहते हैं मनोनीत। 28 सदस्य सरकार के द्वारा मनोनीत किया जाएगा, और यहां पर 32 सदस्य जो होगा वह होगा 32 सदस्य होगा, उसको हम कहते हैं गैर शासकीय, और यह जो हो जाएगा आपका मनोनीत प्लस निर्वाचित। अब कैसे मनोनीत और निर्वाचित होगा, यहां पर 32 सीट जो गैर शासकीय है इसका अगर हम विभाजन करें तो यह कैसे होगा, ये तो 28 सीधा सीधा सरकार के द्वारा मनोनीत हो गया, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। 60 में से 28 सदस्य पर आपका कोई अधिकार नहीं है, 28 सदस्य तो सरकार ने सीधा कह दिया कि मैं नाम दूंगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत यहां पर 32 वाले में है, 32 गैर शासकीय सदस्य है, लेकिन यहां पर भी सरकार ने क्या कह दिया कि कुछ सदस्य मैं नॉमिनेट करूंगा, आप में भी कुछ सदस्य मैं नॉमिनेट करूंगा, और यहां तो मैंने नॉमिनेट किया ही किया है। तो यहां पर इसको एक विभाजन अगर किया जाए तो 32 वाले का विभाजन अगर किया जाए तो यहां पर 5 सदस्य क्या हो जाएगा, मनोनीत हो जाएगा, ठीक है, और रेस्ट ऑफ सदस्य जो हो जाएगा 27 बचा ना, 27 सदस्य जो होगा वह होगा निर्वाचित। अब अगर हम मिला के चलें, कुल मनोनीत सदस्य अगर दोनों में हम देखें, कुल मनोनीत सदस्य अगर देखें यहां पर कितने हो जाएंगे, तो पहला तो 28 हो गया, प्लस कितना हो गया 5 हो गया, प्लस आप देखेंगे 28 5 कितना हो गया 33 हो गया, 28 + 5 सदस्य यहां पर क्या होगा मनोनीत हो जाएगा। 28 में से हमने क्या देखा कि यहां पर 5 सदस्य हमने मनोनीत कर दिया, मनोनीत कर दिया, और पहले से 28 सदस्य मनोनीत तो है ही। मनोनीत सदस्य कितने हो जाएंगे हमारे, लगभग कितने हो गए 28 33 हो गया ना, 33 सदस्य हमारे हो जाते हैं, टोटल 33 हो जाते हैं, कुल मनोनीत सदस्य हमारे 33 हो जाते हैं। फिर इसमें वायसराय वर्ग के काउंसिल को मिलाकर के लेंगे तो 36 हो जाएगा। आगे अगर इसका विभाजन करें, जो 27 निर्वाचित सदस्य है तो इसका अगर विभाजन करें तो ऐसे होगा, 27 निर्वाचित सदस्यों का विभाजन, सदस्यों का अगर विभाजन करें तो ऐसे हो जाएगा। इसमें से अगर 27 में देखें तो साधारण निर्वाचन क्षेत्र, साधारण निर्वाचन क्षेत्र जिसमें कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है उसको कहेंगे, और होगा विशेष निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। 2 प्रकार का विभाजन यहां पर भी किया गया। जो साधारण निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर हम देखते हैं 13 आपका हो जाएगा 13 सदस्य, और यहां पर आ जाएगा 12 सदस्य,
और अब बच जाता है आपका 20, 25, 2 सदस्य बन जाता है। 2 होता है विशेष प्रतिनिधि क्षेत्र, प्रतिनिधि क्षेत्र हो जाएगा और वह होगा आपका 2 सदस्य। और यहां अगर देखें ये आपका इसका भी विभाजन आपको दिखाई देगा, इसका भी दिखाई देगा। एक तरह से कहा जाए तो सारा खिचड़ी सा बना दिया था, सामान्य व्यक्ति के हाथ में एक भी सीट नहीं था। अगर यहां 13 सदस्य देखेंगे इस पर आप देखेंगे कि सामान्य लोग लड़ सकता है, लेकिन अगर 12 सदस्य विशेष निर्वाचन क्षेत्र देखेंगे इसमें जो हो जाएगा 6 क्षेत्र हो जाएगा जमींदारों का क्षेत्र, जमींदारों का क्षेत्र, और 6 हो जाएगा आपका मुसलमानों का क्षेत्र, मुसलमानों का क्षेत्र हो जाएगा। और यहीं पर यहीं पृथक निर्वाचन लागू था, पृथक निर्वाचन लागू था, यहीं पृथक निर्वाचन का सिद्धांत लागू किया गया था। और 2 सदस्य तो आपका अलग से है ही, जो खास करके बंबई आदि जो है ना, जो बंबई आदि है विशेष वर्ग का क्षेत्र, हम क्या देखते हैं इसके लिए लागू किया गया था। इस तरह से विभाजन यहां पर 27 सदस्यों का किया गया। और अगर देखा जाए साधारण लोगों के लिए केवल 13 सीट था। दिखने में हमको लगा कि शायद 69 सीट, लेकिन एक्चुअल में जो हाथ आया था वह किसके रूप में आया था, वह केवल 13 सीट मिला था। सामान्य लोग जो जनसाधारण है, अगर उसको एक निश्चित वित्तीय अधिकार है तो वह खड़ा तो हो सकता है इलेक्शन में, लेकिन आउट ऑफ 60 में से केवल 13 सीट उसके पास है। बाकी सभी सीट जो है किसी न किसी वर्ग को दे दिया गया है। कुछ सरकार ने अपने पास रख लिया है, कुछ मनोनीत कर दिया है, कुछ जमींदारों को दे दिया है, कुछ मुसलमानों को दे दिया है, कुछ व्यापारियों को दे दिया है। कुल मिला के 60 में से 13 सीट सामान्य जनता के लिए है। तो इस प्रकार यह जो अधिनियम बनाया गया वह जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। इस प्रकार देखा जा सकता है, इस प्रकार देखा जा सकता है कि यह अधिनियम किस लिए बनाया गया था? अधिनियम जनता को भ्रमित करने के लिए बनाया गया था, जनता को केवल भ्रमित करने के लिए बनाया गया था, करने के लिए बनाया गया था। कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ के लिए बनाया गया था। इन सदस्यों के माध्यम से, इन सदस्यों के द्वारा, इन सदस्यों को कोई वास्तविक अधिकार भी नहीं था, वास्तविक अधिकार नहीं था, बल्कि यह क्या रखता था? बल्कि यह केवल सलाहकारी अधिकार रखता था, केवल सलाहकारी अधिकार रखता था, यानी केवल सलाह देने का कार्य कर सकता था। इसको कोई वास्तविक अधिकार नहीं था, अधिकार रखता था, केवल सलाहकारी अधिकार रखता था। इस प्रकार देखा जा सकता है कि यह अधिनियम जनता को केवल भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। इन सदस्यों को कोई वास्तविक अधिकार नहीं था, बल्कि यह केवल सलाहकारी अधिकार रखता था। वस्तुतः वायसराय को अधिकार था कि वे काउंसिल के द्वारा पारित नियमों को माने अथवा ना माने। अधिकार था कि वह काउंसिल के द्वारा पारित कानून को माने या ना माने, सीधे लिख देते हैं, ना माने, या संशोधित रूप में माने, कुछ भी हो सकता है। वायसराय के पास यह पूरा पावर दिया गया है कि यहां पर हम क्या देखते हैं कि किसी भी प्रकार से, हाँ फ्लो चार्ट बन गया ना, ये हमने और भी किया है। हिंदू को वोट नहीं दे सकते, उस समय नहीं दे सकते हैं। अगर हम मुस्लिम हिंदू को वोट नहीं दे सकते हैं, अगर उस समय की बात की जाए, पृथक निर्वाचन की बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त निर्वाचन में कोई भी व्यक्ति जो सार्वभौमिक रूप से वयस्क घोषित हो चुका है वह किसी को भी वोट दे सकता है। अब जो भारत में हम लोग जीते हैं, जैसे आपके पास वोटिंग राइट,
तो आप किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में जहां पर कि आपका मतदाता सूची में नाम है। लेकिन जब हम पृथक निर्वाचन की बात करते हैं तो वहां पर यह अधिकार नहीं दिया गया था। पृथक निर्वाचन इसीलिए सबसे बुरा माना जाता है। यहां पर एक व्यक्ति को या एक वर्ग से जुड़े हुए व्यक्ति को उसी वर्ग के लोगों के द्वारा चुना जा रहा है। यह एक बुरी पद्धति थी जिसकी आलोचना सभी के द्वारा समय समय पर की गई है। ठीक है बच्चे, तो हम क्या देखते हैं कि पारित कानून को माने या संशोधित रूप में माने, जो भी मर्जी हो, जो भी सत्ता दिया गया था वह सत्ता किसी काम का नहीं था, क्योंकि कुछ भी आप कानून बनाते हैं तो वायसराय चाहे तो माने या चाहे तो ना माने। जब इतना ही कुछ करना है, जब वायसराय को हमने इतना इंपावर्ड करके रखा है, तो फिर ये नौटंकी करने की क्या जरूरत है कि हमने एक काउंसिल बनाया, काउंसिल में इलेक्शन कराया, इतने सदस्यों को जोड़ा, और जब उनके द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है उसको कोई मानना ही नहीं है, आप चाहें तो उसको खारिज कर सकते हैं, फिर भला इतने बड़े नौटंकी की क्या जरूरत है। इस बात को लेकर के राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि यह अधिनियम जनता को केवल भ्रमित करने के लिए बनाया गया था। इन सदस्यों को कोई वास्तविक अधिकार नहीं था, बल्कि यह केवल सलाहकारी अधिकार रखता था। वस्तुतः वायसराय को अधिकार था वे काउंसिल के द्वारा पारित कानून को ना माने या संशोधित रूप से माने। यही कारण है कि इस अधिनियम के प्रस्तावों को सभी प्रमुख राज्य को कांग्रेस द्वारा खारिज कर दिया गया, को कांग्रेस द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, कांग्रेस के द्वारा ऐसे प्रस्तावों को नहीं माना गया। यही कारण है कि कांग्रेस ने ऐसे प्रस्तावों को स्वीकृति बिल्कुल भी नहीं दी और कहा गया कि यह किसी भी प्रकार से हमारे लिए कारगर नहीं है, यानी ऐसा प्रस्ताव हमारे लिए किसी काम का नहीं है, यह कहा जा रहा है। ठीक है, यह कहा जा रहा है कि हमारे लिए किसी भी प्रकार से यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। आशा करता हूं कि यहां तक बातें समझ पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और दो बातों की और चर्चा हमें करनी होगी, और यह करनी होगी, क्या अभी भी पृथक निर्वाचन नहीं है? अब तो बिल्कुल नहीं है। अब तो राष्ट्र हमारा स्वतंत्र हो चुका है। हम वैसे गलत चीजों को क्यों रखेंगे? जो गलत चीज है वह तो हम किसी भी तरह से नहीं रखेंगे ना, किसी भी तरह से नहीं रखेंगे। जो गलत बातें हैं, जो ब्रिटिशों के द्वारा बातें स्थापित की गई थी, उसको हम क्यों रखेंगे? अब पृथक निर्वाचन नहीं है और पृथक निर्वाचन की पद्धति 1947 के बाद समाप्त हो जाती है, फिर हमारे देश में नहीं रहती है। हालांकि उसके बदले हमने आरक्षण व्यवस्था को लागू किया है, यानी पर्टिकुलर सीट को सामाजिक आरक्षण लागू है, अभी धार्मिक आरक्षण लागू नहीं है। अब हम वर्गीय आरक्षण भी लागू करने वाले हैं, जब महिलाओं को सीट आरक्षित किया जाएगा 33%, यानी 33% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तो यह होगा वर्गीय आरक्षण, यानी एक वर्ग, महिला वर्ग को हम आरक्षित करेंगे। इससे पहले केवल 2 आरक्षण लागू था, एक एससी वर्ग के लिए, शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए, और एक शेड्यूल ट्राइब वर्ग के लिए था। अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे, जहां पर कि आप नगर पंचायत देखेंगे, पंचायत का चुनाव देखते हैं, तो वहां पर महिलाओं के लिए भी आरक्षण लागू होता है, और महिलाओं का आरक्षण वहां पर 50% है। 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है ग्रामीण स्तर पर। चूंकि महिलाओं को एम्पावर्ड करना है, तो वहां पर ग्रामीण स्तर पर मुखिया चुनाव अगर होगा, वहां पर 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है, ताकि महिलाओं को भी पावर मिल सके, महिलाएं भी नीति निर्माण में योगदान दे सके। लेकिन दिक्कत वहां पर भी मौजूद है। महिला तभी खड़ी हो पाती है इलेक्शन में जब उनके पति की मर्जी होती है, यानी पति चाहेंगे तभी। और जो मुखिया जी होते थे पहले, उनका सीट अगर महिला सीट में तब्दील हो जाए तो मुखिया जी क्या करते हैं? अपनी वाइफ को या घर के किसी महिला को खड़ा कर देते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति अपने पास रखते हैं। तो गांव में या कहीं आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास कोई ऐसा उदाहरण हो, कि आप देखेंगे कि मुखिया जी जो है वो महिला है, मंजू देवी। एक पंचायत सीरीज आया था OTT पर, वहां पर बहुत अच्छे तरीके से इस बात को बताया गया था कि मुखिया जी जो है मंजू देवी है, लेकिन उनके पति जो है, मुखिया पति जो है, वो असल में पावर में है, मुखिया जी वही कहलाते हैं। अक्सर गांव में आप यही स्थिति देखेंगे। अब तो हालांकि फिर भी स्थिति में सुधार आया,
पहले तो लोग जानते भी नहीं थे, ऑफिस भी नहीं जाते थे। अब तो कड़ाई बरतने लग गई है कि महिलाओं को भी बाहर निकलना पड़ेगा, यानी बैठक में मुखिया पति भाग नहीं लेंगे, अब मुखिया जी को ही भाग लेना पड़ेगा। मुखिया जो हैं यानी मुखिया की जो पत्नी है उनको भाग लेना पड़ेगा। तो अब स्थिति थोड़ा सा फिर भी सुधर रहा है, लेकिन पहले तो बड़ा बुरा हाल था। तो पुरुषों के द्वारा वहां अधिकार ग्रहण कर लिया जाता था। लेकिन सबसे अच्छी बात है जो आपके जानने लायक कि पंचायत स्तर पर अब हमने 50%, मैंने नहीं यानी भारत सरकार ने 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया है, ताकि महिलाओं को मैक्सिमम फायदा मिल सके। हमने क्या देखा, प्रस्तावों को यहां पर कर दिया गया। ठीक है, प्रस्तावों को स्वीकृत कर दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब काफी हद तक सुधार हुआ है। आप लोग शायद उस स्तर तक नहीं देख पा रहे हैं जितना स्तर मैं देख पा रहा हूं। अब देखते हैं यहां पर जो राष्ट्रीय आंदोलन है वह है राष्ट्रीय आंदोलन तथा प्रथम विश्व युद्ध। राष्ट्रीय आंदोलन, और देखते हैं यहां पर दो भागों में यह राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे 1914 से लेकर के 1918 तक। यहां पर दो तीन बातें बड़ी प्रमुख होती है। इस समय हम क्या देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा होता है। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें ब्रिटिशों के द्वारा भागीदारी। देखो, वर्ल्ड वॉर हम पढ़ते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड वॉर की सारी बातों को हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। वर्ल्ड वॉर क्या हुआ, क्या है, कैसे प्रावधान उसका शुरू हुआ। लेकिन केवल वर्ल्ड वॉर जैसा टॉपिक पढ़ लेंगे तो कुछ भी बातें समझ में नहीं आएंगी। पढ़ना तो पड़ेगा हमें शुरू से ही, क्योंकि जितने भी यूरोप के देश हैं या जितने भी विश्व के देश हैं उनका एक परिचय हमें ऐतिहासिक तौर पर लेना होगा, तभी जाकर के घटनाएं स्थिर हो पाएगी। जैसे भारत के अंदर की घटना फिर भी आप समझ लेते हैं, क्योंकि भारत के नक्शे को आपने बार बार देखा है, लेकिन वर्ल्ड के नक्शे को आप नहीं देख पा रहे। वर्ल्ड के नक्शे से हमारा अभी पाला नहीं पड़ा है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हमें होल में पढ़ना होगा, एकदम संपूर्णता में पढ़ना होगा, और उसके लिए कम से कम 60 से 70 घंटे या मान लो 80 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन पढ़ेंगे तो फिर अच्छे से ही पढ़ेंगे, खूब मन लगा के पढ़ेंगे, तभी जाकर के सभी देशों से हमारा परिचय हो पाएगा, सभी कैरेक्टर से परिचय हो पाएगा। इसलिए उसको मैं बीच वाले भाग में नहीं पढ़ाऊंगा। तो इस समय हम क्या देखते हैं, इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, दो बार प्रथम लिखा गया है। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जब आप देखेंगे 1914 से लेकर के 1918 के कार्यकाल को देखेंगे तो यह काल क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। इसके अनुरूप हमने क्या देखा, जिसमें भारतीयों के ऊपर अनेक प्रतिबंध भी लगाए गए थे। लेकिन इस दौर में प्रतिबंध भी लगाए गए थे, हालांकि इसी समय तिलक अपने कारावास की सजा भुगत कर स्वतंत्र हो चुके थे और वे चाहते थे स्वतंत्र हो चुके थे तथा चाहते थे कि फिर से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े। इसी समय हम क्या देखते हैं, जुड़े। इसी समय थियोसॉफिकल पार्टी की नेता, थियोसॉफिकल एक पार्टी है, थियोसॉफिकल पार्टी की नेता, थियोसॉफिकल पार्टी नहीं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता एनी बेसेंट भी कांग्रेस के अंदर सक्रिय थी, के साथ सक्रिय थी, दोनों के मदद से सक्रिय थी तथा वे भी चाहती थी कि दोनों गुट एक हो जाए। वे भी चाहती थी कि उग्रवादी तथा उदारवादी दल एक हो जाए।
तथा उदारवादी पुनः मिलकर काम करें, मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन करें, राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन करें। दोनों मिलकर के चाह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन करें। इस दिशा में हम क्या देखते हैं, इन्हीं सोच का नतीजा था कि 1915 तक तिलक एवं एनी बेसेंट के सहयोग से, तिलक एवं एनी बेसेंट के सहयोग से, एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस का पुनः सहयोग से कांग्रेस में पुनः एकता स्थापित हो गई, कांग्रेस में फिर से एकता स्थापित हो गई, फिर से एकता स्थापित हो गई और स्थापित हो गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने, तिलक तथा एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग को लेकर, स्वशासन की मांग को लेकर होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया, आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। मैं एक बार रुकता हूं, प्रारंभ करने का निश्चय किया। मैं बोर्ड से हटता हूं, फिर आपको मैं बताता हूं क्या कहना है। का निश्चय किया, ठीक है, यहां तक लिखेंगे। इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो चलता है ना, वह चलता है आपका 1914 से लेकर के 1919 तक चलता है। 1914 से लेकर के 1919 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था जिसमें भारतीयों के ऊपर अनेक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। स्वाभाविक है कि जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या वर्ल्ड वॉर की स्थिति होती है तो कुछ नागरिक स्वतंत्रताओं को समाप्त कर दिया जाता है। नागरिक करते हैं, समाप्त कर देते हैं, ठीक है। शिवांगी, मैं ओटीटी नहीं देखता, लेकिन ध्यान रखना नजर तो सब पर रहती है। अगर नहीं भी देखूंगा तो नजर सब पर रहेगा, नजर सब पर रहता है। तो इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें भारतीयों के ऊपर अनेक प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि इसी समय तिलक अपने कारावास की सजा भुगत कर स्वतंत्र हो चुके थे, चाहते थे कि फिर से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े। इसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता एनी बेसेंट भी कांग्रेस के साथ सक्रिय थी तथा वे भी चाहती थी उग्रवादी तथा उदारवादी फिर से मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन करें। इन्हीं सोच का नतीजा था, या इसी सोच का नतीजा था, ऐसा कर सकते हैं, इसी सोच का नतीजा था कि 1915 तक तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस में फिर से एकता स्थापित हो गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग को लेकर होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। अब जरा एक बात सुन लेते हैं यहां पर कि क्या बातें हो रही। अब देखिए, तिलक को बाहर निकाल दिया गया। 1907 के सूरत फूट में हमने देखा तिलक और उनके सहयोगियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया, और जैसे ही निकाला सरकार ने तिलक के ऊपर मुकदमा भी दायर कर दिया और 6 वर्षों की कठोर कारावास दे दिया गया और इनको यहां से निकाल करके बर्मा भेज दिया गया, मांडले जेल भेज दिया गया। ना भारत में रहेगा और ना ही झंझट खड़ा करेगा। तिलक जी तो आउट हो गए। अब जैसे चल रहा था वैसे चलता रहा, और जो उदारवादी थे वो तो सरकार के पक्ष में थे, वो बहुत आंदोलन वैसे भी करना नहीं चाहते थे, तो कांग्रेस ने कभी आंदोलन किया ही नहीं इस दौरान। अब तिलक फिर 6 वर्षों की सजा काट करके वापस आ जाते हैं। 1908 में उनको सजा दिया गया था और फिर आकर के यहाँ अब 6 वर्ष के बाद वो पहुंच जाते हैं। जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि भाई आंदोलन अपने से चलाना तो बड़ा मुश्किल है, अकेले अकेले आंदोलन संगठित करना बड़ा मुश्किल है। कांग्रेस एक पार्टी है जिसके साथ मिलकर के आंदोलन चलाया जा सकता है। तब तक उनकी विचारधारा भी चेंज हो गई थी, अब उतने उग्रवादी थे भी नहीं। तो उन्होंने प्रयास किया कि अब मॉडरेट लोगों के साथ मिलकर के, उदारवादी लोगों के साथ मिलकर के काम किया जाए। अब भाई कोई मध्यस्थता करने वाला तो चाहिए ना। आप 2 मित्र हैं जिनमें मनमुटाव हो गया है, तो बहुत दिनों तक तो मनमुटाव इसीलिए चलता रहता है कि कोई पहल नहीं करता है। एक आदमी अगर क्षमा मांग ले ना तो झगड़ा उसी समय समाप्त हो जाए।
आप लोग भी इस चक्र में कभी पड़े हैं कि नहीं पड़े? हम लोग तो लंबे समय तक, चूंकि अहंकारी, अगर अहंकार अंदर में आपके भरे हुए है तो आप बहुत दिनों तक गलत चीजों पर ही अरे रह जाते हैं। आपको पता है कि गलती मेरी ही है, फिर भी आप क्षमा कैसे मांगेंगे, गलती अपने स्वीकार कैसे करेंगे? अगर मानव अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो खुद भी शांति प्राप्त कर लेगा और दूसरों को भी शांति से रहने देगा। अगर कभी आपको लगे कि मेरी ही गलती है तो आपको स्वीकार करने में कभी नहीं हिचका जाना चाहिए। अब तिलक जी को लग रहा था कि भाई ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मिल करके चलना चाहिए, लेकिन पहल कैसे किया जाए? इसी समय एनी बेसेंट भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी थी, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर के भारत में की राजनीति में उतर रही थी और उन्होंने तिलक को मौका दिया कि आप आइए, उदारवादियों के साथ हम बैठ करके मध्यस्थता करते हैं, और दोनों में सुलह हो गई। कहा कि अब हम भी आपके साथ काम करना चाहते, और तिलक जी भी कांग्रेस में फिर से शामिल हो जाते। ये किसके प्रयास से संभव हुआ? तिलक ने भी पहल की और एनी बेसेंट ने भी पहल किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1915 में कांग्रेस में अगर एकता स्थापित हुई, वो किसके पहल से हुई थी? बहरहाल कांग्रेस एक हो गया। अब जब कांग्रेस एक होगा, इसका पावर बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा तो ये आंदोलन चलाने की कोशिश करेगा। तो एडजेक्ट कांग्रेस के अधीन आंदोलन शुरू नहीं होता है, लेकिन तिलक ने और एनी बेसेंट दोनों ने एक नया मूवमेंट शुरू किया कि हमें स्वशासन चाहिए। जो स्वशासन की मांग 1906 में की जा रही थी, 5 में की जा रही थी, वह स्वशासन की मांग अब फिर से दोहराई जाएगी और इसके लिए एक अलग आंदोलन चलाया जाएगा। चूंकि कांग्रेस एक बार पक चुकी है, कांग्रेस एक बार इसमें जल चुकी है, स्वशासन की मांग को लेकर के ही कांग्रेस में मतभेद हो गया था। तो तिलक ने कहा कि छोड़ो कांग्रेस को, कांग्रेस से कौन फिर झगड़ा मोल लेता है, चलो अपना ही हम स्वशासन आंदोलन शुरू करते हैं। और उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया 1915-16 में। 15-16 के बीच में उन्होंने क्या किया? होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया। इसीलिए हमने कहा इसी सोच का नतीजा था 1915 तक तिलक एवं एनी बेसेंट के सहयोग से कांग्रेस में फिर से एकता स्थापित हो गई। तिलक तथा एनी बेसेंट ने स्वशासन की मांग को लेकर होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। तो ले लेते हैं हेडिंग, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन इस बीच में संगठित होता है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन जनरली हम क्या देखते हैं कि 1916 में प्रारंभ होता है। प्रारंभ किसके द्वारा किया जाता है? प्रारंभ किया जाता है एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो तिलक का क्षेत्र होगा वह होगा आपका, जो तिलक का क्षेत्र होगा, तिलक का क्षेत्र जो होगा वह होगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक का क्षेत्र होगा, कर्नाटक प्लस हम देखते हैं मध्य प्रांत का कुछ हिस्सा तथा महाराष्ट्र, तथा बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर महाराष्ट्र। इनका मूवमेंट यहीं पर चलेगा, ये पहले से इन लोगों ने निर्धारित कर लिया। और जो एनी बेसेंट का जो क्षेत्र होगा वह होगा उपरोक्त क्षेत्रों को छोड़कर, उपरोक्त क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत, यानी शेष भारत का मतलब होगा संपूर्ण भारत। उपरोक्त क्षेत्र जो तिलक का है उसको छोड़ दीजिए, संपूर्ण भारत में इनका प्रभाव होगा। ठीक है, तिलक का क्षेत्र है कर्नाटक, मध्य प्रांत और कुछ महाराष्ट्र का हिस्सा है जिसमें बंबई शामिल नहीं है। और ये तीनों क्षेत्र छोड़ दिया जाए तो रेस्ट ऑफ इंडिया में एनी बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन चलेगा। रेस्ट ऑफ इंडिया में आपका क्या देखते हैं? होम रूल आंदोलन चला जाएगा। यहां हमने क्या देखा यहां पर कि ऐसे आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ गई थी? ऐसे आंदोलन की आवश्यकता इसलिए पड़ गई थी, या ऐसे सीधे लिख सकते हैं, इन दोनों नेताओं ने युद्ध के कारण, इन दोनों नेताओं ने युद्ध के कारण जनता को हो रही कठिनाइयों को मुद्दा बनाया। कठिनाइयों को मुद्दा बनाते हुए स्वशासन की मांग रखी। वे स्वशासन का मतलब होता है अपना शासन,
अपना शासन की मांग रखे। अब जनता को क्या कष्ट हो रहा है, जो जनता युद्ध के कारण जो जनता को कष्ट हो रहा है वह महंगाई के रूप में हो रहा है। जब भी कभी युद्ध होगा तो आपके व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया जाता है। फिर अगर युद्ध हो रहा होता है तो जो प्रोडक्शन लाइन है उसको युद्ध के उपकरण बनाने में लगा दिए जाते हैं। जो प्रोडक्शन आपका सामान्य वस्तुओं का होना चाहिए वो सामान्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं होकर के युद्ध उपकरणों का उत्पादन करने लग जाता है। और ऐसे में जनता को जो सामान्य वस्तुएं हैं वो बड़ी महंगी दरों पर मिलने लग जाती है। अनाजों का शोषण किया जा रहा है ताकि सैनिकों को खिलाया जा सके, तो अनाजों की कमी हो जाएगी। अनाजों की कमी होगी मार्केट में तो महंगाई बढ़ जाएगी। इस टाइप के कमियां यहां थी। इन दोनों नेताओं ने युद्ध के कारण जनता को हो रही कठिनाइयों को मुद्दा बनाते हुए स्वशासन की मांग रखी। स्वशासन का मतलब होता है अपना शासन, और इसके लिए जगह जगह सभाएं भी आयोजित की। इसके लिए क्या किया, इसके लिए जगह जगह सभाएं भी बनाई, सभाएं आयोजित की तथा जागरूकता के लिए पैम्पलेट बांटे। जागरूकता के लिए पैम्फलेट क्या होता है, एक कागज का पैम्पलेट बांटे। जागरूकता के लिए लगभग पैम्पलेट बांटे। इसके लिए जगह जगह सभाएं आयोजित की गई और जागरूकता के लिए पैम्पलेट भी बांटे। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां पर कि इन नेताओं ने होम रूल आंदोलन के लिए कांग्रेस के नाम का उपयोग नहीं किया, कांग्रेस संगठन का उपयोग नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस क्या है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन अभी इतना मजबूत नहीं था। कांग्रेस का संगठन अभी एक्टिव नहीं था या अभी मजबूत नहीं था, ऐसा कह सकते हैं, मजबूत नहीं था। इसलिए इन्होंने कांग्रेस से अलग एक नए मूवमेंट को चलाया। कांग्रेस के अलग हम क्या देखते हैं, मूवमेंट को चलाया। देखिए महाराष्ट्र जो है ना, बंबई क्यों नहीं महाराष्ट्र में, वैष्णवी सिंह एनी बेसेंट आयरलैंड की थी, यहाँ की नहीं थी। एनी बेसेंट बाहर की थी, विदेशी महिला थी आयरलैंड की, और वो यहाँ पर आकर के मूवमेंट चला रही है। अब आपने कहा कि बंबई क्यों नहीं है, महाराष्ट्र में तो बंबई अभी है, लेकिन उस समय बंबई केवल महाराष्ट्र का नहीं होता था। उसमें तो इस प्रकार का विभाजन नहीं था ना कि महाराष्ट्र अलग है, गुजरात अलग है। तो जो बंबई शहर आप देखते हैं वो तो ब्रिटिशों के अधीन था, ब्रिटिशों ने इसको विकसित किया था। तो बंबई शहर को पर्टिकुलर हम महाराष्ट्र का नहीं मानते हैं, उसको गुजरात का भी माना जाता है। यानी उस पर गुजरातियों का भी उतना ही दावा था। जब भारत स्वतंत्र होता है तो बंबई किसके पास जाएगा, जब बंबई और गुजरात के बीच में विभाजन हुआ राज्य का भाषा के आधार पर, तो यह भी विवाद का केंद्र रहा कि बंबई किसको दिया जाए, गुजरात को दिया जाए या महाराष्ट्र को दिया जाए। दावा गुजरात का था क्योंकि समुद्र तट से लगा हुआ था, लेकिन अंततः बंबई में मराठी भाषी लोग अधिक थे तो महाराष्ट्र को दे दिया गया। जैसे आप देखेंगे चंडीगढ़ किसको दिया जाए, तो आप हरियाणा को दिया जाए या पंजाब को दिया जाए, यहाँ पर भी विवाद खड़ा हुआ था। जैसे आप देखेंगे हैदराबाद का जब विभाजन होना शुरू हुआ, यानी तेलंगाना और हैदराबाद का आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, तो वहाँ पर भी ये कहा गया कि हैदराबाद किसको दिया जाए, तो हैदराबाद तेलंगाना के पास चला गया। तो इस प्रकार से शहरों को लेकर के विवाद होते रहे। तो यहाँ पर विवाद था कि बंबई किसका होगा, तो उसमें किसी का दावा नहीं था, अंग्रेजों का प्रभाव था, इसलिए बंबई शहर को अलग छोड़ दिया गया, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र पर नियंत्रण तिलक का दिया गया। ठीक है, एक तरह से हम अलग अलग क्षेत्रों में देखते हैं। मुख्यतः हम क्या देखते हैं, एक तरह से इसने इन नेताओं ने होम रूल आंदोलन के लिए कांग्रेस संगठन का उपयोग नहीं किया गया, और कांग्रेस का संगठन अभी मजबूत नहीं था। क्यों, क्योंकि कांग्रेस का संगठन मजबूत नहीं था। होम रूल आंदोलन में मुख्यतः क्या होता है, आंदोलन में मुख्यतः जो किया गया, मुख्यतः स्वशासन की मांग की गई तथा जनता को राजनीतिक रूप से
जनता को राजनीतिक मांगों के प्रति जागरूक बनाया गया, राजनीतिक मांगों के प्रति जागरूक बनाया गया, जागरूक बनाया गया, जागरूक बनाया गया। अंततः हम क्या देखते हैं, अंततः ब्रिटिश सरकार को इन आंदोलनों के समान झुकते हुए ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन के समक्ष झुकना पड़ा, इस आंदोलन के समक्ष झुकना पड़ा तथा एक नए संवैधानिक सुधार की रूपरेखा प्रस्तुत करनी पड़ी तथा यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत सरकार का अंतिम उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना, भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना, शासन व्यवस्था की स्थापना करना। यह घोषणा किसने किया, यह घोषणा भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में किया, यह घोषणा मॉन्टेग्यू ने किया। अंततः ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन के समक्ष झुकना पड़ा तथा यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत सरकार का अंतिम उद्देश्य है भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना करना, ऐसे गवर्नमेंट की स्थापना करना जो भारतीयों के लिए फलदायी होगी, जो भारतीयों के लिए फलदायी होगी। और इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, सुधार 1919 कहते हैं। यहां पर ध्यान रखना होगा कि मॉन्टेग्यू क्या होगा, मॉन्टेग्यू शब्द जो आता है यह है भारत सचिव, और चेम्सफोर्ड कौन है, चेम्सफोर्ड नाम है व्यक्ति का, चेम्सफोर्ड है आपका भारत का वायसराय, इनके ही नाम पर इसको क्या कहते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। संक्षेप में इसको क्या कहते हैं, संक्षेप में इस सुधार को क्या कहा जाता है, सुधार को मॉन्टफोर्ड सुधार किया जाता है, मॉन्टफोर्ड सुधार कहा जाता है, मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। आप देखिए तीनों शब्द आ जाते हैं, एक आ जाएगा भारत शासन अधिनियम, एक 1919 हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हो जाएगा, एक ही होगा, और फिर हम मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं तो एक ही बात हो जाएगी, तीनों बातें एक ही है। अंततः ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन के समक्ष झुकना पड़ा तथा यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत सरकार का अंतिम उद्देश्य है भारतीयों के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1919 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया और जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। मॉन्टेग्यू कौन है, भारत सचिव है, चेम्सफोर्ड कौन है, भारत का वायसराय है। संक्षेप में इस सुधार को मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि यह आपका एक बहुत बढ़िया एक आंदोलन चलता है जो कुछ उपलब्धि प्राप्त करने में सफल रहता है। 1905 के बाद हम पहली बार देखते हैं कि कोई मूवमेंट चलता है जिसमें जनता की भी भागीदारी होती है। 1905 में हमने देखा था कि जनता की भागीदारी वाला एक आंदोलन चला था जिसको हमने स्वदेशी आंदोलन कहा था। उसके बाद कांग्रेस में फूट पड़ जाती है, कांग्रेस कोई भी मूवमेंट नहीं चला पाता है। अभी भी कांग्रेस मूवमेंट नहीं चला पा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं द्वारा एक अच्छा मूवमेंट चलाया गया। जनता को जो कठिनाई हो रही थी उसको मुद्दा बनाया गया और जो खास करके स्वशासन का प्रस्ताव सरकार के द्वारा नहीं लाया जा रहा था उसको मनवाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया जिसको होम रूल आंदोलन कहते हैं।
इस दौरान ये घटनाएं होती है। एक घटना इस चैप्टर में और भी वर्गीकृत किया गया है, और वह वर्गीकृत किया गया है आपका इस रूप में, जैसे हम कहते हैं कांग्रेस लीग समझौता। कांग्रेस लीग समझौता जिसको हम कहते हैं समझौता, इसको हम क्या कहते हैं, यहां पर लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। लखनऊ पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है, और यह 1916 का लखनऊ पैक्ट, 1916 में लखनऊ में अधिवेशन होता है, और इस दौरान कांग्रेस और लीग के बीच में कुछ मुद्दों पर सहमति बनती है। कांग्रेस का मतलब वही अखिल भारतीय कांग्रेस, और लीग का मतलब होगा मुस्लिम लीग, जो मुस्लिमों के लिए आंदोलन चला रही थी। दोनों के बीच में एक समझौता होता है, और इस समझौते को हम कांग्रेस लीग पैक्ट कहते हैं, क्योंकि इस समझौते के माध्यम से कांग्रेस ने कुछ ऐसी बातों को स्वीकृत कर लिया जो पहले भारतीय इतिहास में नहीं था, या वैसी स्वीकृति नहीं थी, और आगे चल करके उस स्वीकृति ने बहुत अधिक दुष्परिणाम भी उत्पन्न किए। क्या था वह, जरा इस घटनाक्रम में देखते हैं। लखनऊ पैक्ट का मतलब क्या होता है? लखनऊ पैक्ट का मतलब होता है कि लखनऊ कहां है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है। लखनऊ में 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुआ समझौता, मुस्लिम लीग के मध्य हुआ समझौता, लखनऊ में 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुआ समझौता, जो राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन से जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन से जुड़ा हुआ था, संचालन से जुड़ा, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन से जुड़ा हुआ था। लखनऊ में 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुआ समझौता, जो राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन से जुड़ा हुआ था। अगर घटनाक्रम की बात की जाए तो घटनाक्रम हम कैसे देखते हैं कि 1915 में कांग्रेस में एकता स्थापित हो चुकी थी, कांग्रेस में एकता स्थापित हो चुकी थी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, स्थापित हो चुकी थी कि नहीं। कांग्रेस में अब बाल गंगाधर तिलक को भी शामिल कर लिया गया था, और कांग्रेस अब धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। तो जब कांग्रेस में एकता स्थापित होगी तो कांग्रेस क्या होगा, अब एक्टिव होगा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अधिक मजबूत बनकर के उभरेगा। तो घटनाक्रम हम देखते हैं कि कैसे लीग और कांग्रेस के बीच में पैक्ट होता है, लखनऊ पैक्ट जिसको कहते हैं, उसका जरा घटनाक्रम 2-3 लाइन में देख लेते हैं, कैसे दोनों नजदीक आ जाते हैं। तो 1915 में कांग्रेस में एकता स्थापित हो चुकी थी, और अब कांग्रेस क्या है, अब कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रियता से जुटने के लिए तैयार थी। राष्ट्रीय आंदोलन में या फिर से सक्रिय हो रही थी, ऐसा लिख सकते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में पुनः सक्रिय हो रहे थे। 1913 के बाद 1930 के पश्चात मुस्लिम लीग पर भी अपेक्षाकृत अधिक युवा वर्गों का प्रभाव स्थापित हो रहा था, अधिक युवा वर्गों का प्रभाव स्थापित हो रहा था, और जो वर्गों पर प्रभाव स्थापित हो रहा था, जो ब्रिटिशों के द्वारा, जो ब्रिटिशों से अधिक अधिकार की मांग कर रहा था, अधिक अधिकारों की मांग कर रहा था। जरा इसको समझेंगे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि सारी बातें हम नहीं लिख रहे, एडवांस लेवल पर बहुत सारी बातें लिखी जाती है, तो अपने आप बातें स्पष्ट हो जाती है। अब लखनऊ पैक्ट है क्या, जरा इसको समझते हैं। लखनऊ में 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य हुआ समझौता 2 बार हुआ लिखा गया है, तो एक बार हटा देते हैं। लीग के मध्य हुआ समझौता जो राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन से जुड़ा हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन से जुड़ा हुआ था। घटनाक्रम क्या रहा, 1915 में कांग्रेस में एकता स्थापित हो चुकी थी, अब कांग्रेस
राष्ट्रीय आंदोलन में पुनः सक्रिय हो रही थी। 1913 के पश्चात मुस्लिम लीग पर भी अपेक्षाकृत अधिक युवा वर्गों का प्रभाव स्थापित हो रहा था, जो ब्रिटिशों से अधिक अधिकारों की मांग कर रहा था। अब देखिए, मुस्लिम लीग का जो संगठन हुआ था, मुस्लिम लीग जो बना था, जो बाद में पाकिस्तान विभाजन के लिए उत्तरदायी हो जाता है, मुस्लिम लीग बना ही इसलिए था ताकि ब्रिटिशों के साथ सहयोग कर सके, ब्रिटिशों की बात मान सके और समाज में आपस में फूट डालो राज करो की नीति के तहत ब्रिटिशों ने इस पार्टी की स्थापना में सहयोग भी दिया था। इसका अगर घोषित उद्देश्य देखेंगे मुस्लिम लीग का, तो केवल एक ही था कि ब्रिटिश राज के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करना। दूसरा उद्देश्य था कि मुसलमानों के लिए विशेष रूप से रियायत प्राप्त करना। और तीसरा इसका उद्देश्य था, अगर ये दोनों उद्देश्य बाधित नहीं होता हो तो अन्य वर्गों के साथ भी मेल मिलाप की नीति अपनाना। तो शुरुआत से ही 1906 में मुस्लिम लीग की जब स्थापना होती है, मुस्लिम लीग ने निर्धारित किया था कि हम ब्रिटिशों के साथ सहयोग करेंगे और सहयोग करके अपने लिए यानी मुस्लिम वर्ग के लिए अधिक अधिकार प्राप्त करेंगे। लेकिन अब यहां पर दिक्कत हो रही है कि ब्रिटिश तो शोषक समूह है, वह क्या हिंदू क्या मुस्लिम, किसी को भी वह संरक्षण तो देगी नहीं और अधिक अधिकार देने से तो रही। पुराने जब नेता मुस्लिम लीग के थे तो वो तब सहयोग कर रहे थे, लेकिन जो नए नेता आते हैं, जैसे आप अब्दुल कलाम आजाद को देखेंगे, पहले वो मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे। और यह भी मैंने बताया है कि पहले यह बाध्यता नहीं थी कि एक व्यक्ति कितने पार्टियों से जुड़ता है। एक ही व्यक्ति कांग्रेस का भी सदस्य हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य हो सकता है, मुस्लिम लीग का सदस्य हो सकता है, हिंदू महासभा का सदस्य हो सकता है, यानी जितनी पार्टी को ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन करिए, कोई रोक नहीं था। अब रोक हो गया है, आप एक व्यक्ति एक ही पार्टी का सदस्य होगा। तो उस समय हर व्यक्ति हर पार्टी का सदस्य होता था। कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य कांग्रेस में भी थे और कुछ कांग्रेस के सदस्य मुस्लिम लीग में थी, जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना को आप देखिए। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस मुस्लिम लीग के अध्यक्ष भी बनते हैं, लेकिन उसी समय वो कांग्रेस के भी पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। उसी तरह से मौलाना अबुल कलाम आजाद को देखिए, वो कांग्रेस में भी है और मुस्लिम लीग में भी। इस टाइप के जो युवा नेता आते हैं, उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि ब्रिटिशों से हमें भीख मांगना चाहिए अपने अधिकारों का। इन्होंने कहा, भाई ब्रिटिशों से हम भीख क्यों मांगेंगे? जैसे तिलक कहते हैं कि स्वशासन मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, तो वैसे ही मुझे भी मांग रखनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग की रुचियों में भी अब बदलाव आ रहा है अपेक्षाकृत युवा वर्गों के कारण। ठीक है, तो यहां हमने उसी बात को लिखने की कोशिश की संक्षेप में कि 1915 में कांग्रेस में एकता स्थापित हो गई। 1913 के पश्चात मुस्लिम लीग पर भी अपेक्षाकृत युवा वर्गों का प्रभाव स्थापित हो रहा था। यहां इसको चेंज कर देते हैं, युवा वर्गों का प्रभाव स्थापित हो रहा था जो ब्रिटिशों से अधिक अधिकारों की मांग कर रहा था। यह हम क्या देखते हैं, यह वर्ग स्वशासन की मांग के लिए उन्मुख हो रहा था। स्वशासन की मांग के लिए उन्मुख हो रहा था। इस प्रकार से उन्मुख हो रहा था, जबकि कांग्रेस की मांग भी यही थी। कांग्रेस की मांग भी यही थी। ऐसे मौके पर तिलक और जिन्ना के सहयोग से दोनों पार्टी एक साथ राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए तैयार होने लगी। 1913 के पश्चात मुस्लिम लीग पर भी अपेक्षाकृत अधिक युवा वर्गों का प्रभाव स्थापित हो रहा था, जो ब्रिटिशों से अधिक अधिकारों की मांग कर रहा था। यह वर्ग स्वशासन की मांग के लिए उन्मुख हो रहा था, जबकि कांग्रेस की मांग भी यही थी। अब क्या होता है कि अब तिलक तथा जिन्ना के प्रयासों से दोनों दलों ने समवेत रूप से स्वशासन के लिए या स्वशासन की प्राप्ति के लिए आंदोलन चलाने का निश्चय किया। और इसके लिए निश्चय किया, इस उद्देश्य से दोनों दलों के मध्य लखनऊ अधिवेशन में
मध्य लखनऊ अधिवेशन में जो समझौता होता है, जो समझौता हुआ उसे हम क्या कहते हैं? समझौता हुआ उसे लखनऊ पैक्ट कहा गया है। लखनऊ पैक्ट कहा गया है। लखनऊ पैक्ट यानी लखनऊ समझौता कहा गया है। यानी दोनों दलों ने कहा कि अब हम लोग साथ मिलके चलेंगे, लेकिन साथ मिलके कैसे चलेंगे उसके लिए एक पैक्ट बनाया गया, एक कानून, मतलब एक तरह से समझौता किया गया। जो लखनऊ समझौता है, कांग्रेस लीग पैक्ट यानी लखनऊ समझौते की जो प्रमुख शर्तें हैं जरा उसको देख लेते हैं। लखनऊ समझौते की प्रमुख शर्तें, समझौते जिसको अगर आप देखेंगे किताब में लिखा हुआ है, लखनऊ समझौते यानी कांग्रेस लीग पैक्ट समझौते यानी कांग्रेस लीग पैक्ट की प्रमुख शर्तें क्या रही? किस आधार पर दोनों दल साथ काम करने के लिए आते हैं? कि दोनों दलों की क्या शर्तें रही? कुछ कांग्रेस ने रियायत बरती, कुछ मुस्लिम लीग ने रियायत बरती। दोनों दलों ने एक दूसरे की बातों को माना ताकि दोनों दल साथ आकर के काम कर सकें। इसमें क्या किया गया? दोनों दलों ने, दीपिका ने कहा कि मैं लखनऊ से हूं, तो चलिए अभी मैं लखनऊ आऊंगा थोड़ी दिन में, फिर मैं आपसे मिलते ही जाऊंगा। ठीक है। इस पैक्ट के द्वारा लीग ने भी क्या किया? इस पैक्ट के माध्यम से लीग ने भी, इस पैक्ट के माध्यम से लीग ने भी कांग्रेस के लक्ष्य स्वशासन को अपना लिया, स्वशासन तथा स्वराज को अपना लिया, स्वराज को अपना लिया। कांग्रेस के लक्ष्य स्वशासन तथा स्वराज को अपना लिया। ठीक है। इस पैक्ट के माध्यम से लीग ने भी कांग्रेस के लक्ष्य स्वशासन और स्वराज को अपना लिया। यहां पर क्या किया? दोनों ने कहा कि अब हम लोग एक ही करेंगे, और बदले में हमने क्या देखा कि बदले में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को या मुस्लिम लीग के लिए स्वीकृत पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दे दी गई। पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। अब ये बड़ा गलत हो जाता है। सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर धर्म के आधार पर दिया गया है तो चलो मैं स्वीकार करता हूं। स्वीकार कर लिया, ये बहुत गलत माना जाता है। इस पैक्ट के माध्यम से लीग ने भी कांग्रेस के लक्ष्य स्वशासन तथा स्वराज को अपना लिया, और बदले में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए स्वीकृत पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। और कांग्रेस ने क्या कर दिया? कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए जनसंख्या के अनुरूप अधिक आरक्षण की मांग को भी स्वीकार कर लिया। अधिक आरक्षण की मांग को स्वीकार कर लिया। अब देखिए मांग क्या था, एक बार आप लिख लीजिए, फिर मैं जरा बोर्ड पर आता हूं, समझना जरूरी है। इस पैक्ट के माध्यम से लीग ने भी कांग्रेस के लक्ष्य स्वशासन तथा स्वराज को अपना लिया। बदले में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के लिए स्वीकृत पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया, और कांग्रेस ने मुस्लिमों के जनसंख्या के अनुरूप अधिक आरक्षण की मांग को भी स्वीकार कर लिया। अब जनसंख्या के अनुरूप अधिक आरक्षण की मांग क्या थी? अब अगर यहां पर मैप के ऊपर देखें, जरा आप इंडिया के मैप पर चलें, जो उस समय का मैप है उसके ऊपर चलिए। अब देखिए यहां पर अगर भारत के इस मैप को देखें जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो जरा देखिए क्या कहता है, मैं बताता हूं आप। देखिए यहां पर क्या है कि ये बंगाल का क्षेत्र है, यहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। बंगाल में, अगर पूर्वी बंगाल जिसको अभी बांग्लादेश कहते हैं, वहां पर अधिसंख्य मुस्लिम आबादी थी, यानी 90% प्लस आबादी मुस्लिमों की थी। जो बंगाल यानी पूर्वी बंगाल, जो आप अब तो खैर बांग्लादेश में जो बंगाल है अपना, वहां पर भी बांग्लादेशी लोग बहुत सारे आ गए हैं, और डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, खास करके सीमावर्ती क्षेत्रों में
जो प्रवासी है, अवैध प्रवासी, उसकी संख्या बहुत अधिक है। खास करके आप इस एरिया में जो असम वगैरह के क्षेत्र में देखते हैं, बांग्लादेश से बहुत बड़े पैमाने पर अवैध अप्रवासी आकर के निवास करते हैं। भारत के अन्य हिस्सों में, यहाँ तक कि दिल्ली में भी मैं देखता हूँ कि बांग्लादेशी अवैध अप्रवासियों की बाढ़ आई हुई होती है और वो क्राइम में भी इन्वॉल्व होते हैं। बांग्लादेशी ही नहीं बल्कि यहाँ से रोहिंग्या मुसलमान भी, रोहिंग्या जो शरणार्थी है वो भी आकर के यहाँ पर प्रवासी के तौर पर बसते हैं। बहरहाल यहाँ हम क्या देखते हैं कि अधिसंख्य मुस्लिम आबादी है। फिर अन्य जगह तो नहीं है, लेकिन अगर आप इस एरिया को देखेंगे जो पाकिस्तान का एरिया है, यहां पर भी अधिकांशतः मुस्लिम आबादी है। अब मुस्लिम लीग का कहना है कि भाई साहब, जहां पर मैं अधिक हूं, यानी जहां पर मुसलमान अधिक है, वहां पर हमें 1/3 सीट दे दीजिए, 2/3 सीट दे दीजिए, यानी 2/3 सीट मुसलमानों को ही दे दीजिए, क्योंकि मेरी ही जनसंख्या वहां पर अधिक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जहां हिंदू है वहां आप 2/3 ले लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई जहां मैं हूं वहां पर मुझे 2/3 मेजोरिटी दीजिए, वहां पर मेरा सीट आरक्षित कीजिए। जैसे यहां पर क्या कहा गया कि 2/3 हमारा दीजिए, और कहा गया कि जहां मैं नहीं हूं, जहां पर बहुमत मेरा नहीं है, यहां अधिक जनसंख्या मेरी नहीं है, वहां पर मुझे जनसंख्या की तुलना में अधिक सीट दीजिए, यानी यहां पर मुझे मैक्सिमम सीट दीजिए, यहां पर मैक्सिमम सीट दीजिए, और जहां पर मैं नहीं हूं वहां पर जितनी जनसंख्या है उसकी तुलना में मुझे अधिक सीट दीजिए, तभी तो मैं सीट जीत पाऊंगा, और ऊपर से पृथक निर्वाचन भी रहने दीजिए। ये क्या है? धर्म के आधार पर मांग की जा रही है। यह नहीं कहा जा रहा है कि भारत में सभी लोग सदियों से मिलजुल करके रह रहे हैं, तो आखिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी लोग मिलकर रहेंगे। इन्होंने कहा कि पर्टिकुलर एक धर्म को अधिक सीट चाहिए। यह धार्मिक मांग कांग्रेस को नहीं माननी चाहिए, क्योंकि धार्मिक मांग अगर आप मानेंगे तो दूसरे धर्म के लोग भी कहेंगे मुझे भी चाहिए। जैसे कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की यह मांग स्वीकार की, वैसे ही उसी समय देखेंगे कि हिंदू संप्रदायवादी भी उठ करके खड़े हो गए और उसने मांग कहनी शुरू कर दी कि आपने उसको क्यों दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, मैं भी हिंदू हूं, मुझे भी दो। अब देश में सांप्रदायिकता का एक ज्वार खड़ा हो जाएगा। एक धर्म के लिए अगर हमने अधिक मांग स्वीकृत की तो दूसरा धर्म भी मांगेगा कि मुझे भी अधिक अधिकार दो। और वर्तमान में आप देखते होंगे समाज में, पता नहीं आप लोगों को तो इसमें कभी नहीं पढ़ना चाहिए, और मैंने इसी वजह से इसी चैप्टर में एक जगह सांप्रदायिकता की पूरी व्याख्या की गई थी तो उसको मैंने स्किप कर दिया था, उसको मैंने नहीं पढ़ाया। कारण है कि सांप्रदायिकता के मूल तत्व को अभी समझने की स्थिति में आपका कोमल मन है नहीं, आप तुरंत सांप्रदायिक खुद ही हो जाएंगे। जैसे मैं हिंदू मुसलमान का नाम लूंगा ना, खुद ही सांप्रदायिक हो जाएंगे, तुरंत आप लोग ही प्रभावित हो जाएंगे। इसलिए जनरली बचा जाता है। क्योंकि मैं यहां पर निष्पक्ष हूं तो मेरे ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वह ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ कह रहा हूं। तो जैसे ही मुस्लिमों के लिए ऐसे आरक्षण की बात की गई, वैसे ही हिंदू संप्रदायवाद भी खड़ा हो गया। उसने कहा मुसलमानों को दिया तो मुझे क्यों नहीं, मुझे भी दो भाई, नहीं तो मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। उसने भी, जैसे मुस्लिम लीग हुआ करता था वैसे देखिएगा हिंदू महासभा खड़ा हो जाता है जो हिंदुओं की मांग करता है, और अभी भी यही चल रहा है। अभी भी आप देखिएगा कोई अपने अपने धर्म की बात करता है। इस तरह के सांप्रदायवाद के उद्भव में कांग्रेस का भी बड़ा रोल हो जाता है। नियम से इतिहासकारों को मानना है कि कांग्रेस को यह मांग स्वीकृत नहीं करनी चाहिए, ना तो पृथक निर्वाचन का और ना ही अतिरेक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकृति देनी चाहिए। इतिहासकार, जबकि यहां पर जिस इतिहास को हम पढ़ रहे हैं, जिस किताब को पढ़ रहे हैं, वह मार्क्सवादियों के द्वारा लिखा गया है। जो आप देखेंगे बिपिन चंद्र, वह मार्क्सवादी लेखक है, यानी मार्क्सवादी विचारधारा से वो प्रभावित है। तब भी वो इस बात की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि ये गलत हुआ है, और भारत में अगर सांप्रदायिकता का बीज पनपा है तो ऐसे ही समझौतों के माध्यम से पनपा है। वो भी आलोचना इस बात की करते हैं। कांग्रेस ने मुस्लिमों के जनसंख्या के अनुरूप अधिक आरक्षण की मांग को भी स्वीकार कर लिया। इस तरह से हमने मुस्लिम लीग को समझौता के लिए देखा। हमने क्या देखा कि इस समझौते की सबसे बड़ी कमी रही कि राजनीतिक समझौते को धर्मनिरपेक्ष बनाने की कोशिश नहीं की गई। इस समझौते की सबसे बड़ी कमी रही कि सबसे बड़ी कमी रही कि
राजनीतिक समझौते को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया जा सका। राजनीतिक समझौते को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया जा सका। धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया जा सका। समझौते को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया जा सका। ठीक है, राजनीतिक समझौते को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया जा सका। इस समझौते की सबसे बड़ी कमी रही कि राजनीतिक समझौते को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया जाता है, नहीं बनाया जा सका। और आगे हम क्या देखते हैं, नहीं बनाया जा सका, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। खामियाजा भारत के विभाजन के रूप में, भारत के धर्म के आधार पर विभाजन के रूप में सामने आया। भारत के धर्म के आधार पर विभाजन के रूप में सामने आया। विभाजन के रूप में सामने आया। विभाजन के रूप में सामने आया। धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है। कारण है कि एक धर्म के लोग एक जगह तो रहते नहीं थे, सभी धर्म के लोग सभी जगह रहते थे। तो धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ तो क्या हो गया, उससे विभाजन रुका तो नहीं रुका। अभी भी देखते हैं कि देश में तनाव होता है। और या धर्म के आधार पर जो विभाजन हुआ था उसमें भी आप देखते हैं फिर एक और विभाजन हो जाता है। अगर धर्म ही आदमी को जोड़ने वाला सबसे प्रमुख कारक होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश तो अलग होता ही नहीं कभी। पाकिस्तान और ईरान एक होता, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक होता, क्योंकि सब जगह एक ही धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो भला अलग अलग देश क्यों है? अगर धर्म ही किसी देश के लिए उपयुक्त होता तो कभी भी कोई देश हिंदू ही कहलाता, या कभी कोई देश ईसाई कहलाता या मुस्लिम कहलाता। अब ईसाई देश देखिए कितने, जितने भी देश हैं, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, सब तो ईसाई देश ही है। क्या एक देश है? सब आपस में लड़ते भिड़ते रहते। जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं सब अलग अलग है, लेकिन सबका धर्म एक है। तो धर्म विभाजन का आधार कभी हो ही नहीं सकता। यह एक गलत अवधारणा स्थापित हो गई ऐसे समझौते के माध्यम से, जब हमने ऐसी धार्मिक बातों को राजनीति में एंट्री दे दी। यह कांग्रेस की आलोचना का एक आधार बनता है। और बाद में जितने भी राजनीतिक दल बने, सब ने कांग्रेस की आलोचना इस आधार पर भी की है कि कांग्रेस ही विभाजन के लिए उत्तरदायी है। कांग्रेस ने अगर ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता, ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता। क्योंकि कांग्रेस ही राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन कर रही थी, तो सारा ठिकरा कांग्रेस के मत्थे ही फोड़ दिया गया है। तो एक बहुत बुरा हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन के रूप में सामने आया। हालांकि इसका हम क्या देखते हैं, हालांकि इस समझौते के अनेक सुपरिणाम भी आए, जबकि भारत की एकीकृत जनता नए उत्साह से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ती है। जबकि भारत की एकीकृत जनता नए उत्साह से राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ती है। इसी दबाव में, आंदोलन के इसी दबाव में, कि इस दबाव ने भी ब्रिटिशों को मजबूर किया। दबाव ने भी ब्रिटिशों को मजबूर किया क्या किए कि वे क्या करें, वे संवैधानिक सुधार की रूपरेखा तय करें, सुधार की रूपरेखा स्पष्ट करे। संवैधानिक सुधार की रूपरेखा स्पष्ट करे। एक तरह से हम पॉजिटिव वे निकाल लेते हैं, एक तरह से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चे, कांग्रेस के लिए मानी चाहिए थी ये पूरी गलती मान ली। चलिए ये तो खैर अलग है। धर्म आधारित विभाजन पूरा नहीं आज तक, भारत का विभाजन। ठीक, देखिए आपस में मतलब जब हम विचार व्यक्त करते हैं, अभी आप लोग बालक हैं, सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा, क्योंकि मैं तो अब एक तरह से उपदेशक
के रूप में आ चुका हूँ। मुझे कभी कभी आप देखते होंगे उपदेश देते हुए। क्यों देते हुए उपदेश देखते हैं? क्योंकि मैंने दुनिया के हर चीज को अब देख लिया, अच्छा बुरा, सुख दुख, सब की पराकाष्ठा को मैंने देख लिया है। अब मेरे लिए कोई सुख दुख बहुत मायने नहीं रखता है। सुख दुख कोई मायने, मतलब बहुत मायने इसलिए नहीं रखता है क्योंकि मैंने सबके रस को देख लिया है कि बहुत अगर आप कभी सुखी होते हैं तो वह भी अस्थाई नहीं होता है, और कभी जीवन में बहुत दुखी होते हैं तो वह भी अस्थाई नहीं है। बेकार में हम सुख में खुश होते हैं और दुखी होने पर दुखी होते हैं, ये बहुत बेकार की चीज है। अगर आपको दुख हो या सुख, आपको रहना है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि जैसी स्थिति में हम हैं वैसी स्थिति में हमें रहना है। लेकिन जब मैं सोशल मीडिया को निकाल के देखता हूं, खोलता हूं, अक्सर तो पाला पड़ता है, दिन भर तो इंटरनेट पर ही रहना होता है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं, तो यहां पर जो वैचारिक मतभेद दिखाई देता है, हो सकता है वह किसी कट्टरपंथी समूह के द्वारा ही फैलाया जाता रहा हो। आप देखिएगा हर धर्म के प्रति बुराई है। मुस्लिम क्या करेगा? हिंदू धर्म की बुराई करेगा, और हिंदू धर्म वाले जो कट्टरपंथी होंगे वो मुस्लिम धर्म की आलोचना करेगा। तो इस प्रकार के कंटेंट भरे पड़े रहते हैं, जिसको कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी बुराई यही है कि गंदे कंटेंट को वह फिल्टर नहीं कर सकता। नियम से होना चाहिए कि वैसा कंटेंट, कोई जैसे ही ये शब्द डालते हैं तो वैसा कंटेंट आना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो जाता तो लोगों के मन पर दुष्प्रभाव नहीं होता। और जो डाल रहा है उसका उद्देश्य कोई आपके धर्म की रक्षा करना नहीं है, उसका उद्देश्य है आपको धार्मिक तौर पर दूषित करना, आपकी मानसिकता को दूषित करना। क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो विखंडनकारी तत्व होते हैं, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बरकरार नहीं रहने देना चाहते, और उसका प्रभाव भी आपके मन पर पड़ता है क्योंकि आपके जो वचन निकलते हैं, आपकी जो शब्द निकलते हैं, वह तत्कालिक तौर पर उसी से प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो आप अपने धर्म को जानते हैं ना दूसरे के धर्म को जानते हैं। अपने धर्म ग्रंथ को आपने कब पढ़ा, और पढ़ा भी तो क्या अर्थ उसका आपने समझा? आप में से हर बच्चे इसका निगेटिव उत्तर दे सकते हैं, निगेटिव उत्तर ही देंगे। ना तो अपने धर्म के धार्मिक ग्रंथ को आप जानते हैं, और अगर पढ़ भी लेते हैं तो समझते नहीं, उसके भाव को नहीं समझते। जब अपना पढ़ा ही नहीं तो दूसरे धर्म को क्या समझ पाएंगे? दूसरे धर्म को भी नहीं समझते। बेफजूल में हम एक धर्म और दूसरे धर्म की आलोचना करते रहते। अपना काम जो है वो करके छोड़ करके और कट्टरपंथ के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये बातें हमें न्यूट्रल होकर के सोचनी चाहिए, खास करके इस उम्र में, जिस उम्र में आप लोग हैं। आपको कभी भी वैचारिक स्तर पर भी कट्टरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। यह था आपका चैप्टर नंबर 11, जिसको कि आज हम फिनिश करते हैं। हाँ बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोगों को नहीं करना चाहिए, मैं ये कहना चाहता था। संवैधानिक सुधार की रूपरेखा स्पष्ट करें। यह था आपका 11th नंबर चैप्टर। कल मैं आता हूं तो 12 नंबर चैप्टर को स्टार्ट करूंगा। कम से कम 4 से 5 क्लास तो 12 नंबर चैप्टर में भी लग ही जाएगा, और 4-5-6 क्लास जो भी लगना होगा वह 13 नंबर चैप्टर में भी लगेगा। जो भी क्लास लगे अब लगने दीजिए, क्योंकि एक टारगेट हमने रखा हुआ है कि 20 नवंबर को, जो कि मैं 21 नवंबर से छुट्टी पर रहूंगा, तो 20 नवंबर तक या 21 नवंबर तक आपके इस क्लास को, नियमित क्लास को कंप्लीट किया जाए। एक डेट आ गया है, जो बच्चे पूछते हैं कब कंप्लीट होगा, तो 20 नवंबर को मान के चलते हैं कि आपका ये नियमित कोर्स जो है वो कंप्लीट होगा। कुछ विशेष बचे रहेंगे तो उसको मैं अलग से देता रहूंगा, उसके लिए फिर आपको डेली आने की जरूरत नहीं होगी, वह मैं आपको पहले रूपरेखा स्पष्ट कर दूंगा। और यह भी मैंने कहा है कि आपको 50 क्वेश्चन का एक सेट भी मैं दे दूंगा, जो कि आपको पूरे साल प्रैक्टिस में करना है, लाना है। ये नहीं कि क्लास बंद हो गई, सब कुछ किताब कॉपी बंद करके भाग गए घर या दूसरे कामों में लग गए। आपको निरंतर जोड़ा जा सके या निरंतर इस कोर्स को पढ़ने के लिए बाध्य किया जा सके, इसके लिए मैं अपने एंड से आपके लिए कम से कम 50 मुख्य परीक्षा के प्रश्न मैं दे दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। और फिर सप्ताह में मैं आकर के उस प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर दिया करूंगा, ताकि आप भी लगाव रख सके। ध्यान रखिएगा, मैं तो ऑलवेज अवेलेबल हूँ। अभी 2 चैप्टर आपका बाकी है, अगर उसमें थोड़ा सा मैं पीडीएफ का प्रयोग करने में सफल हो गया कहीं पर, तो जल्दी से हो जाएगा। कहीं कहीं मैं चाहूंगा कि पीडीएफ का प्रयोग किया जाए, और मैं अपेक्षा रखता हूं कि पीडीएफ से आपको बहुत कठिनाई नहीं हुई होगी, क्योंकि पीडीएफ में वही यूज करता हूं जहां की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अधिक होता है और देना भी जरूरी होता है। तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अगर कहीं मुझे मिलता है तो वहां पर मैं कुछ पीडीएफ का प्रयोग कर लूंगा, बाकी जैसे चल रहा है क्लास वैसे ही चलता रहेगा। और यह प्रयास
क्लास के टाइमिंग को बढ़ाने के कारण हो पाया है। 2 घंटे हम लोग क्लास लेते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जल्दी से कोर्स खत्म होने का मौका, यही डबल क्लास हो जाता। अभी अगर 35-36 क्लास में है तो यह 70 क्लास हो चुका होता अगर 2 घंटे की क्लास हमने नहीं लिया होता तो बिना किसी कटौती के मॉडर्न हिस्ट्री को भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक बार मैं चैट देखूंगा फिर क्लास को समाप्त करूंगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू। लखनऊ आ रहे हैं तो कानपुर भी आएगा? अरे मैंने ऐसे ही कह दिया शिवांगी, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ ना, मुझे कहाँ फुर्सत होती है कि मैं लखनऊ आऊँगा या कानपुर जाऊँगा, इतना मुझे विजिट करने की कहाँ फुर्सत होती है। मैं कभी भी जाऊँगा तो 2-4 घंटे के लिए कहीं जाना होता है, क्योंकि ट्रैवल करना मतलब लंबे समय तक संभव नहीं होता है। प्रयागराज जाना होता है कभी, जैसे संस्कृति आईएएस है उसके ऑफलाइन कोर्स के लिए जाना होता है। अभी तो फिलहाल कोई शेड्यूल नहीं है, नहीं तो वहाँ पर जो ऑफलाइन क्लास चल रहा होता है प्रयागराज में, तो संस्कृति आईएएस में हिस्ट्री पढ़ाने जाते हैं, तो कभी जाना होता है, लेकिन अभी कोई शेड्यूल कहीं जाने का नहीं है। चलिए इजाज़त दीजिए, बाय एंड टेक केयर।